दुनिया के नंबर 1 कातिल गैंग के बॉस बनो, और ये सड़ा हुआ सिस्टम कहता है कि तुम एक ऐसी लव स्टोरी वाली दुनिया में आ गए हो जहाँ सिर्फ लड़कियों वाला दुखड़ा चलता है। कमाल है भाई, मेरी बचपन की जान। मेरी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने मेरे बर्थडे पर ही मुझे टाटा बाय बाय कह दिया ताकि वो उस याददाश्त खोए हुए हीरो की मरहम पट्टी कर सके। और सबसे ज्यादा दिमाग की दही तो ये कुत्ता सिस्टम कर रहा है, जो कह रहा है कि चुपचाप सहो वरना हीरो तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती कर देगा। मैंने भी हंसते हुए सिस्टम को ही म्यूट कर दिया। अरे भाई, अपन विलेन है, ये फालतू के कायदे कानून हम पर लागू नहीं होते। जो बचपन की दोस्त गद्दारी कर रही है, कल तक उसका पूरा खानदान सड़क पर होगा। अब सीन देखो, शहर के सबसे बड़े क्लब में डीजे चिल्ला रहा है कि आज की पूरी पार्टी का खर्चा हमारे यंग मास्टर किन उठा रहे हैं। मैं ऊपर वीआईपी सोफे पर बैठा वाइन के मजे ले रहा हूँ और बाहर का नजारा देख रहा हूँ। पास ही मेरा जिगरी दोस्त भाई ये अपनी महंगी घड़ी देखकर परेशान हो रहा है। वो सोच रहा है कि आखिर मामला क्या है। जिस पार्टी को लिंग खानदान की उन दो बहनों लिंग यूचिंग और लिंग युवई ने इतने शौक से रखा था, वो खुद अब तक कहाँ गायब है। वही दोनों बहनें जो बचपन से मेरे पीछे पागल थीं और आपस में लड़ती थीं कि शादी तो मुझसे ही करेंगी। बाय ये ने अपनी सिगरेट बुझाई और आदत से मजबूर होकर जैसे ही अपना फोन निकालकर सोशल मीडिया चेक करना शुरू किया, अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे उसका फोन बस हाथ से गिरने ही वाला था। मैं सोफे पर आराम से टिका हुआ था और मेरी नजरें बस उसी पर थी। अब भाई ये मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसकी उधार की चवन्नी मार ली हो। बेचारे के चेहरे पर ऐसी सड़ी हुई हंसी थी जिसे देखकर मेरा खुद का हाजमा खराब हो जाए। उसने अपनी भारी आवाज में कहा कि भाई तू खुद ही देख ले, और लंबी सांस खींचकर फोन मेरी तरफ सरका दिया। फोन की स्क्रीन पर उस महान हस्ती लिन युई की पोस्ट चमक रही थी। बैकग्राउंड में कोई विदेशी टोपू का समंदर था और ये लोग वहां आग जलाकर हाथ में हाथ डाले ऐसे नाच रहे थे जैसे कोई सस्ता बॉलीवुड का आइटम नंबर चल रहा हो। लिन युई, लिन यूचिंग और फू युशवान के चेहरों पर ऐसी चमक थी जैसे इन्होंने ही दुनिया की सारी खुशियां ठेके पर ले ली हो। नीचे कैप्शन में क्या लिखा था पता है? मेरा गरीब भाई अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है पर उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए हम उसे यहाँ हवा खिलाने लाए हैं ताकि युशवान हमेशा खुश रहे। साथ में एक स्माइली वाला इमोजी भी चिपका रखा था ताकि जख्म पर थोड़ा और नमक छिड़का जा सके। मैंने अभी अपना खुद का फोन चेक किया था और वहाँ ऐसी कोई पोस्ट नहीं थी। मतलब इन सातिर चिलगोजों ने मुझे ब्लॉक कर रखा था ताकि मैं इनकी अयाशी न देख सकूं। मेरा दोस्त भाई ये तो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने बिना देर किए तुरंत लिन युई का नंबर घुमाया। काफी देर तक घंटी बजती रही जैसे वहाँ कोई कुंभ का मेला लगा हो। एक बार कटा, दो बार कटा, पर भाई ये भी अपनी जिद का पक्का निकला। उसने लगातार फोन किया जब तक कि कॉल उठ नहीं गई। दूसरी तरफ से हवा और समंदर की लहरों का इतना शोर आ रहा था जैसे ये लोग सीधा सुनामी के बीच में बैठकर पिकनिक मना रहे हों। लिन युई ने जैसे ही फोन उठाया, भाई ये ने सीधे दहाड़ते हुए पूछा कि तुम दोनों का आखिर क्या चक्कर है। पर उधर से मैडम भी पूरे एटीट्यूड में थी। नाक फुलाकर कहने लगी कि भाई ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में सवाल पूछने की। भाई ये ने अपने गुस्से को जैसे तैसे काबू किया और पूछा कि क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि आज कौन सा दिन है। उसकी ये बात सुनकर उधर एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने मजे लेते हुए भाई को फोन देने का इशारा किया। जैसे ही फोन मेरे हाथ में आया, मैंने एकदम शांति से बस एक बात बोली। मेरी आवाज सुनते ही उधर मैडम की सिट्टी पिट्टी ऐसी गुम हुई कि उनके सुर ही बदल गए। एकदम हड़बड़ाते हुए बोली कि छिन शाओ, दरअसल मुझे और मेरी बहन को एक बहुत ही जरूरी काम आ गया था, इसीलिए आज हम आपकी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाए। उनकी जिसे वो बहुत जरूरी काम बता रही थी। तो क्या तुम उस भिखारी स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट के साथ विदेश में डेट मार रही हो? मैंने लिन युई की बात बीच में ही काट दी। अब भाई डेट सब सुनते मैडम की तो जैसे जली गई। वो नाक सिकोड़ते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तभी फोन के दूसरी तरफ से एक और चिड़चिड़ी आवाज आई। ये उसकी छोटी बहन लिन युकिंग थी। वो चहकते हुए बोली, अरे ये युसवान बेचारी बचपन से अनाथ है, इसका कोई सगा संबंधी नहीं है। बेचारी की अभी जॉब भी नहीं लगी और बहुत परेशान थी, इसीलिए मैं और दीदी इसे बस थोड़ा बाहर घुमाने लाए ताकि इसका मन बहल जाए। मो भैया आप इतने नैरो माइंडेड क्यों हो रहे हो? वहाँ भाई, मतलब गलती इनकी और मैं बन गया छोटी सोच वाला। अभी ये ड्रामा चल ही रहा था कि बीच में उस ओवर एक्टिंग की दुकान युसवान की आवाज आई। एकदम सड़ी हुई मीठी आवाज में बोली, युई दीदी, युकिंग दीदी, क्या मेरी वजह से भैया नाराज हो गए हैं? अगर ऐसी बात है तो आप लोग वापस चले जाओ, मैं अकेली रह लूंगी, मुझे आदत है। भाई साहब, इस लड़की की पिकमी वाली वाइब्स तो देखो, इसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। युई उसे फौरन मक्खन लगाने लगी कि हम तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। फिर उसने मेरी तरफ अपना गुस्सा मोड़ा और ठंडे लहजे में बोली, तुम फालतू में रायता फैलाना बंद करो। बस एक बर्थडे ही तो है ना, जब हम वापस आएंगे तो तुम्हारा बर्थडे मना लेंगे, इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? मैंने अपना कान खुजाया और मन ही मन हंसा। मुझे लगा कि शायद मैंने इन लोगों को कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा लिया है। मैंने कहा, लिन युई, लगता है तुमने शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत कर ली है। जो मुझसे इस तरह बात कर रही हो, उसे शायद अपनी गलती का एहसास हुआ और वो कुछ सफाई देने वाली थी, लेकिन मैंने सीधा फोन काट दिया। फालतू की बकवास सुनने का टाइम किसके पास है भाई? कुछ चीजें एक बार हाथ से निकल जाएं तो वापस नहीं आती। अब लिन परिवार को अपनी इन लाडलियों की करतूतों की भारी कीमत चुकानी होगी। उन्हें शायद याद नहीं कि मैं जिस जिन परिवार से आता हूँ वो इस शहर का सबसे अमीर और पावरफुल खानदान है। हमारा रसूख सिर्फ बिजनेस तक ही नहीं बल्कि ऊपर तक है। सिस्टम से लेकर अंडरवर्ल्ड तक हर जगह हमारी ही तूती बोलती है। खासकर जब से मैंने खानदान की कमान संभाली है, मेरी पावर तो अब अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है।
देखो भाई, ये लिन फैमिली कोई खानदानी रेस नहीं है। ये बस किस्मत के भरोसे हवा में उड़ने वाले वो गुब्बारे हैं जो गलती से फटे नहीं और खुद को रॉकेट समझ बैठे हैं। असली खानदानी लोगों की नजर में ये बस कल्स के आए छपरी अमीर हैं जिन्हें बस सही वक्त पर लॉटरी लग गई। इन लोगों से हमारा कनेक्शन बस इतना था कि बचपन में मेरी दादी शहर के बाहर वाली विला में रहती थी और पड़ोस में ये लिन खानदान रहता था। अब बचपन में बच्चे साथ खेले तो दादी को लग चलो मेल मिलाप बढ़ा लेते। दादी ने तो लाड़ प्यार में यहाँ तक कह दिया था कि बड़े होकर इन दोनों बहनों में से किसी एक को मेरी बीवी बनाएंगे। कसम से दादी के उस एक मजाक ने इन लोगों की किस्मत खोल दी। पिछले कई सालों से मेरे नाम की वजह से दिल्ली के बड़े बड़े रईस इन लोगों को इज्जत दे रहे थे, पर लगता है अब इनकी चर्बी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इन्हें अपनी औकात और हकीकत के बीच का फर्क समझ नहीं आ रहा। सच कहूं तो एक बर्थडे पार्टी मिस करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही उन दोनों से मेरा कोई दिल का कनेक्शन है। वो आए या भाड़ में जाएं, मुझे क्या। पर दिक्कत यह है कि पार्टी का आइडिया इन लोगों का था और एन मौके पर ये दोनों बहनें किसी ग्रीन टी बॉय के साथ विदेश घूमने निकल गई। अब पूरे शहर को पता है कि लिन खानदान की ये दोनों लड़कियां मेरी अमानत समझी जाती हैं। ये सिर्फ मुझे इग्नोर करना नहीं है, ये तो मेरे खानदान की इज्जत को सरेआम फुटपाथ पर रगड़ने जैसा है। जब इन लोगों में इतनी ही अकड़ है तो फिर मुझे भी विलेन बनने में क्या दिक्कत है। अगर इन्हें खुदकुशी करने का इतना ही शौक है तो भाई मैं भी इन्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। मैंने अपना फोन भाई ये की तरफ फेंका और बिल्कुल कूल होकर बोला, अब और बहस की जरूरत नहीं है। जब मौत खुद चलकर दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इन्हें मरना है तो मैं इन्हें जन्नत के दर्शन करा दूंगा। भाई ने स्क्रीन स्वाइप की और उसके चेहरे पर वो वाली स्माइल थी जो अक्सर तबाही से पहले आती है। उसने कहा, अब से इस शहर में लिन खानदान का नामो निशान नहीं रहेगा। जो लोग हमारे टुकड़ों पर पलकर हमें ही आंख दिखा रहे हैं उनका गेम ओवर होना तो तय है। वैसे भी इन लोगों की अकल ठिकाने लगाने के लिए मैंने आज एक जबरदस्त सरप्राइज रेडी रखा है। ये बोलकर उसने ताली बजाई और अचानक कमरे का बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुलता है और बाहर की दुनिया की नामी गिरामी मॉडल और एक्ट्रेस की लंबी लाइन लग जाती है। कम से कम 10-15 तो होंगी ही, जो एक के बाद एक उस वीआईपी रूम में ऐसे घुस रही थी जैसे किसी सेल में डिस्काउंट मिल रहा हो। तभी सफेद बालों वाला अपना भाई यानी बेई ये सोफे पर पसरते हुए तुम्हारी तरफ इशारा करता है और कहता है, आज अपने चिन भाई का जन्मदिन है। अगर इन्हें अच्छे से खुश कर दिया तो समझो तुम्हारी चांदी ही चांदी है, मोटा इनाम मिलेगा। इतना सुनना था कि उन लड़कियों की आंखों में डॉलर के साइन चमकने लगे। उनकी नजरें तुम्हारी तरफ ऐसी हो गई जैसे तुम कोई रसम लाई हो और वो भूखी बिल्लियां। लड़कियां तुम पर टूट पड़ी और भाई तुमने भी कोई मना नहीं किया। एक हाथ इधर एक हाथ उधर, तुम तो फुल मजे ले रहे थे और रूम में एकदम माहौल बना हुआ था। पर तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी घंटी बजी जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की बत्ती गुल हो जाए। टिंग। सिस्टम का नोटिफिकेशन। सिस्टम कह रहा है कि भाई तुम किसी भारी दुख भरी कहानी यानी ट्रेजिक प्लॉट के जाल में फंस रहे हो, इसलिए तुम्हारा हैप्पीनेस सिस्टम बाइंड हो गया है। अब देखो, इस दुनिया में आए तुम्हें पूरे 20 साल हो गए, तब जाकर कहीं इस सिस्टम नाम की बला के दर्शन हुए हैं। पर सच तो ये है कि तुम्हारे लिए ये सिस्टम किसी कबाड़ से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब से तुम इस दुनिया में पैदा हुए हो तुम्हारी किस्मत ऐसी है जैसे ऊपर वाले ने खुद बैठकर तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखी हो। तुम्हारा दिमाग इतना तेज है कि कोई भी चीज सीखनी हो तुम चुटकी बजाते ही उसमें उस्ताद बन जाते हो और टॉप पर पहुंच जाते हो। तुम जो भी करना चाहो पूरी कायनात तुम्हारे आगे रेड कारपेट बिछा देती है। तुम्हें बचपन से ही शक था कि तुम किसी धांसू पावर फैंटेसी वाली कहानी के हीरो हो जिसकी लाइफ में सब कुछ मक्खन की तरह स्मूथ चलता है। रही बात उन लिन बहनों की तो भाई उनका ड्रामा तुम्हारे लिए कोई बड़ी मुसीबत नहीं था। बस ऐसा लगा जैसे किसी ने ताजी खीर में नीम का पत्ता डाल दिया हो। थोड़ा मूड खराब हुआ पर कोई बात नहीं, तुम्हारे आसपास तो लड़कियों का वैसे ही मेला लगा रहता है। तुमने अपने दिमाग में ही सिस्टम से पूछा, वो ये बता कि तेरा काम क्या है और तू किस खेत की मूली है। तभी सिस्टम ने जवाब दिया। तभी मेरे दिमाग में एक रोबोटिक आवाज गूंजी जैसे कोई पुराना रेडियो अटक गया हो। डिंग। मैं हूँ हैप्पीनेस सिस्टम, नाम से ही साफ है। मेरा काम है दुनिया से दुख भगाना। बस तुम्हें इस कहानी के हीरो की बर्बादी को खुशी में बदलना है और बदले में ये सिस्टम तुम्हें इतना पैसा देगा कि तुम थोड़े ही समय में अमीरी की ऊंचाइयों को छू लोगे। अमीरी की ऊंचाइयां। भाई ये सिस्टम है या कोई स्कैम? मुझे तो लगा ये मुझे कंगाल करने का कोई नया तरीका ढूंढ रहा है। सिस्टम ने भांप लिया कि मैं अभी एक घटिया और दुख भरे ड्रामे वाली कहानी में फंसा हुआ हूँ जहाँ बचपन के प्यार पर कोई आसमान से टपका हुआ हीरो भारी पड़ रहा है। अब इस महान सिस्टम ने मेरे सामने 2 टास्क रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1, अभी के अभी फ्लाइट पकड़ो, किसी हॉलिडे आइलैंड पर जाओ और उन लिंक सिस्टर्स को सरेआम शादी के लिए प्रपोज कर दो। उन्हें अपने सच्चे प्यार से इमोशनल कर दो ताकि उन्हें समझ आए कि तुम्हारे जैसा मजनू उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड पूरे 1 करोड़ रुपए। लेकिन नोट पढ़ो भाई, चांस ये भी है कि वो तुमसे नफरत करने लगे और तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। मतलब फुल रिस्क वाला सिम्प बनने का ऑफर है ये। अब आता है ऑप्शन नंबर 2, आज से ही उन लिंक सिस्टर्स से सारे रिश्ते नाते तोड़ दो। अगले 1 महीने के लिए चुपचाप देश छोड़कर गायब हो जाओ। इसे कहते हैं हार्ड टू गेट वाला गेम खेलना। जब तुम गायब होगे तब उन बहनों को अपनी गलती का एहसास होगा और वो तुम्हारे पीछे पागल होकर भागेंगी। सिस्टम कह रहा है कि ये दांव पक्का काम करेगा क्योंकि वो दोनों तुमसे प्यार तो करती हैं, बस उन्हें एक झटके की जरूरत है। और इस मिशन का इनाम
पूरे 5 करोड़ रुपए और शहर के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान 3 BHK फ्लैट। इन ऑप्शंस को पढ़कर तो मेरा सर ही चकरा गया। अबे ये सिस्टम गड़बड़ है या इसका बनाने वाला ये क्या बकवास चॉइस दी है। एक रास्ता सीधा सिम बनने की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता चालाक सिम बनने की तरफ। मतलब किसी भी हाल में कटना मेरा ही है। मतलब इन बहनों के बिना मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं आएंगी। भाई ये दोनों है क्या चीज, क्या इनकी इतनी औकात है। कसम से मेरा तो दिमाग चकरा गया ये घटिया ऑप्शन देकर। सिस्टम का भेजा क्या पूरी तरह वात लग गया है। और उससे भी ज्यादा बकवास बात तो ये है कि रिवॉर्ड में 10 लाख, 5 करोड़ और एक मामूली सा 3 कमरों का फ्लैट मिल रहा है। अरे भाई इतने रिवॉर्ड तो हमारे मोहल्ले का कुत्ता भी देखकर अपना सिर हिला दे और मना कर दे। पर ये सिस्टम तो अपनी धुन में है। कहता है कि होस्ट मेरी प्रोफेशनल स्किल पर शक मत करो, मैंने जिसे चुना है वो गलत नहीं हो सकता, इसलिए जल्दी से अपना ऑप्शन चुनो और आगे बढ़ो। अब जरा कहानी के दूसरे सीन पर चलो, उस लग्जरी हॉलिडे आइलैंड पर जहां ये महारानियां मजे कर रही हैं। लिन यूएई ने जैसे ही फोन काटा उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी छोटी बहन यूकिंग ने तपक से पूछा, दीदी उस्मो भाई ने क्या कहा। यूएई की शक्ल ऐसी बनी थी जैसे किसी ने करेला खिला दिया हो। बोली वो शायद बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसका बात करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं था। इस पर यूकिंग का एटीट्यूड तो देखो, नाक फुलाकर कहने लगी, तो क्या हुआ, हम तो बस यूजे का मन बहलाने के लिए उसे बाहर लेकर आए हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। हम कोई उसकी जागीर या कोई सामान थोड़ी हैं जो हर वक्त बस उसी के इर्द गिर्द घूमती रहे। यूएई ने ठंडिया भरी और अपना रायता फैलाते हुए बोली, हम देश छोड़कर बाहर आए हैं और उसे हमारी सेफ्टी की फिक्र करने के बजाय इन छोटी छोटी फालतू बातों पर बहस करनी है। अब तो मैंने भी तय कर लिया है कि मैं 3 दिन तक उसे भाव नहीं दूंगी। तभी वहां साइड से एंट्री मारता ये फो यूजे, अपना वो मासूमियत वाला नकली मुखौटा पहनकर, चेहरा ऐसा लटका है जैसे पूरी दुनिया का जुल्म इसी पर हुआ है, और कहने लगा, आई एम सॉरी यूएई दीदी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अपनी आंखों को थोड़ा लाल करके और रोने वाली शक्ल बनाकर बोला, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं ही बेकार हूँ, न मेरे पास ढंग की नौकरी है और न ही पैसे की मैं खुद कहीं घूमने जा पाता, इसलिए आप दोनों बहनों को मुझे यहाँ लाने की तकलीफ उठानी पड़ी। फिर अपनी नजरें ऊपर उठाकर कहने लगा, मुझे लगा आप दोनों दिन भर काम करके थक जाती हैं तो थोड़ा चिल कर लेंगी, पर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से वो भाई इतने नाराज हो जाएंगे। सच में ये सब मेरी ही गलती है। ये फू यूजे वही है जो चिन परिवार का असली वारिस है। तो भाई लोग सीन कुछ ऐसा है कि उस वक्त लिन और किन खानदान के बीच काफी तगड़ा वाला भाईचारा चल रहा था। अब असली बॉस के पास काम धंधे इतने ज्यादा थे कि चैरिटी फाउंडेशन की पूरी जिम्मेदारी लिन यूएई और लिन यूकिन नाम की इन दो बहनों को सौंप दी गई थी। और बस यही वो मनहूस पल था जब इन दोनों बहनों की मुलाकात फू यूजे नाम के इस नमूने से हुई। अब ये फू भाई साहब अपनी मीठी मीठी बातों और मासूम शक्ल का ऐसा जादू चलाते थे कि ये दोनों बहनें तो बस इसकी दीवानी हो गई। सच बताऊं तो इसकी एक्टिंग के आगे तो ऑस्कर भी शर्मा जाए। अब जरा इस फू यूजे की ओवर एक्टिंग तो देखो, बेचारा ऐसे मुंह बना रहा है जैसे इसकी किसी ने किडनी चोरी कर ली हो। खुद को कोसते हुए कहता है कि मैं कितना बेकार और निकम्मा हूँ। ये देखकर इन दोनों बहनों का कलेजा तो जैसे फट ही गया। लिन यूएई तो पिघलकर पूरी तरह आइसक्रीम ही बन गई। वो बड़े प्यार से बोली, अरे वो मासूम परिंदे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। वो तो ये अमोई थोड़ा ज्यादा शक करने वाला और छोटी सोच का इंसान है। अब उसकी बहन यूकिन भी पीछे कहाँ रहने वाली थी, वो भी फू की साइड लेते हुए बगल से हाँ में हाँ मिलाने लगी। इधर फू यूजे अपनी नौटंकी चालू रखते हुए एक लंबिया भरता है और कहता है, पर सच में दीदी मैं बहुत ही गया गुजरा हूँ। आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया, मुझे सिखाया पढ़ाया और मैं एक ढंग की नौकरी तक नहीं ढूंढ पा रहा। अब इन दोनों बहनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और जैसे इनके बचे कुचे दिमाग की बत्ती भी गुल हो गई। यूएई बोली, अच्छा सुन, एक काम कर, कुछ दिनों बाद जब हम वापस जाएंगे तो तू किन ग्रुप ज्वाइन कर ले, मेरी सेक्रेटरी के तौर पर कैसा रहेगा। अब कहने को तो ये किन खानदान का बिजनेस था, लेकिन इन बहनों की गहरी दोस्ती की वजह से ये दोनों भी ग्रेजुएशन के बाद वहीं चैरिटी वाले डिपार्टमेंट में मैनेजर बनी बैठी थी। ये ऑफर सुनते ही फुयूजे की आंखों में ऐसी चमक आई जैसे किसी मोहल्ले के छपरी को फ्री का आईफोन मिल गया हो। भाई किन ग्रुप कोई छोटा मोटा ढाबा नहीं था, ये तो पूरे शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी। वहाँ का लेवल इतना हाई था कि गेट पर खड़ा गार्ड भी किसी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ होता था। और हमारा ये फू भाई, ये तो किसी अरे गहरे नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हुआ था। इसके लिए तो ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे बैठे बिठाए छप्पर फाड़कर लॉटरी निकल आना। फू ने मासूमियत का ओवरडोज देते हुए पूछा, क्या मैं वाकई ये कर सकता हूँ। यूएई ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, अरे क्यों नहीं, आखिर मैं भी वहाँ की मैनेजर हूँ, बस एक सेक्रेटरी तो भर्ती करना है। अमो इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। लेकिन यूएई की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था मानो उधर समुद्र किनारे पूर्णिमा की रात का नजारा काफी रोमांटिक है, जहाँ फुयूजे और लिन बहनें आग जलाकर ऐसे सुकून से बैठे हैं जैसे दुनिया की सारी टेंशन खत्म हो गई हो। पर बेचारे लिन साओ को क्या पता था कि उसकी किस्मत में आज सुकून नहीं बल्कि हाई वोल्टेज झटका लिखा है। लिन विला की सारी बत्तियां जल रही हैं क्योंकि लिन यूएई के बाप को एक फोन कॉल ने बिस्तर से उछलने पर मजबूर कर दिया है। क्या सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा वापस खींच लिया। लिन साओ की आंखें तो ऐसे बाहर आ गई जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो कि बॉस सिर्फ एक कंपनी नहीं, फोन की दूसरी तरफ उसकी जितनी भी कंपनियों के साथ हमारा कोलाबोरेशन था उन सब ने अभी अभी फोन करके डील कैंसिल कर दिए। अब लिन साओ को अपनी कानों पे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि उसके प्रोजेक्ट का काम तो आधा पूरा हो चुका है और अगर इस वक्त सारा फंड रुक गया तो भाई साहब का तो मार्केट में दिवाला निकल जाएगा। ऊपर से उसके पास इतना कैश भी नहीं बचा कि वो इस बड़े गड्ढे को भर सके। सीधा मतलब ये है कि उसकी कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई है।
वो सोच रहा है कि ये लोग इतने पागल कैसे हो सकते हैं। आखिर इन सबने चिन फैमिली के रसूख को देखकर ही तो पैसा लगाया था, और अब जब काम बीच में है तो क्या इन्हें चिन फैमिली के गुस्से का डर नहीं है। लिन साओ भले ही थोड़ा कम अकल हो, पर उसने दुनिया तो देखी है। उसे पता है कि इस इलाके में चिन फैमिली का नाम ही औकाफी है, और उनके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी अरे गहरे की तो नहीं हो सकती। वो सेक्रेटरी पर चिल्लाता है कि तुमने जरूर कुछ गलत सुना होगा। वो अचानक हाथ कैसे खींच सकते हैं, पर सेक्रेटरी ने साफ कह दिया कि बॉस, मैंने एक एक शब्द साफ सुना है। उन 6 के 6 इन्वेस्टर्स का बहाना बिल्कुल एक जैसा था। सबने कहा कि इन्वेस्टर्स का बहाना बिल्कुल एक जैसा था। सबने कहा कि आपके प्रोजेक्ट में सेफ्टी का बहुत बड़ा रिस्क है, और इसी बहाने इन सब में टेबल पर ऐसा मुक्का मारा कि उसके चेहरे की ना गुस्से से फटने को तैयार हो गई। उसे अब समझ आ रहा था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी पर्दे के पीछे बैठकर उसकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। तो यहाँ हमारे लिन शियाओ की बुरी तरह फटी पड़ी है। वो फोन पर पागलों की तरह चिल्ला रहा है, मेरी बजाने की हिम्मत किसकी हुई? मार्केट के खिलाड़ी क्या बोल रहे हैं? बेचारी सेक्रेटरी की तो आवाज ही नहीं निकल रही। वो बस इतना कह पाई कि किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। लिन सियाओ ने फोन पटका, और अब वो ऐसे तड़प रहा है जैसे गर्म तवे पर जिंदा मछली। वो अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट ऐसे छान रहा है जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम से एक रात पहले यूट्यूब पर गेस पेपर ढूंढता है। आखिरकार से उसे तुम्हारा नंबर मिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये मोए मोए वाला सीन अचानक कैसे हो गया, पर उसे इतना पता है कि अब सिर्फ तुम ही उसकी डूबती नैया को पार लगा सकते हो। फोन की घंटी लगातार बज रही है, पर दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लिन शियाओ के हाथ ऐसे कांप रहे हैं जैसे उसे ठंड लग रही हो। वो पागलों की तरह बार बार तुम्हारा नंबर डायल किए जा रहा है। उठा क्यों नहीं रहा? सो गया क्या? अबे उठा ले भाई, वरना मेरा पत्ता साफ हो जाएगा। वही दूसरी तरफ यहाँ तो फुल ऑन पार्टी चल रही है। मस्ती के माहौल के बीच भाई एक ही नजर तुम्हारे फोन पर पड़ती है, जो टेबल पर किसी डिस्को लाइट की तरह चमक रहा है। भाई तेरा फोन बज रहा है। भाई ये ने ड्रिंक का घूंट भरते हुए तुम्हारी तरफ देखा। तुमने फोन की स्क्रीन देखी और तुम्हारे चेहरे पर वो वाली मुस्कान आई जो विलेन की लंका लगाने से पहले हीरो के चेहरे पर आती है। लिन सियाओ, इस नमूने की अभी भी हिम्मत है मुझे फोन करने की? वैसे सच कहूं तो जैसी बाप वैसी बेटियां। लिन खानदान की लड़कियों में जो ये मैं ही भगवान हूं वाला एटीट्यूड है ना, वो सीधा इनके खराब जेनेटिक्स का नतीजा है। लिन सियाओ ने बरसों से किन खानदान के साथ अपने थोड़े बहुत रिश्तों का चूर्ण बेचकर बाहर खूब आबाजी की है और बहुत माल बटोरा है। मार्केट में इसकी इज्जत वैसी है जैसे बिन बुलाए बाराती की होती है। ये बंदा तो बाहर ये तक ढिंडोरा पीट चुका है कि बहुत जल्द ये किन खानदान के साथ रिश्तेदारी जोड़कर हाई सोसाइटी का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। देखो भाई, सीधा सा लॉजिक है। अगर ये लोग तमीज से रहते तो तुम इन्हें पूरी जिंदगी ऐश कराते और लिन खानदान की 7 पीढ़ियां बैठकर खाती। पर जब कुत्ते को खिलाने वाला हाथी वो काटने लगे तो उसे उसकी औकात याद दिलानी पड़ती है। आखिर एक जानवर को भी पता होता है कि उसका असली मालिक कौन है, पर ये तो खुद को ही खुदा समझ बैठे थे। तुमने फोन उठाया और जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, उधर से लिन सियाओ की रोने वाली आवाज आई, सियाओ बेटा, शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। अभी अभी खबर आई है कि उन सारे इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ खींच लिए हैं और सांप ऐसा डूब रहा है। तुमने उसकी बात बीच में ही काट दी क्योंकि तुम्हें फालतू का ड्रामा सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुमने बस इतना कहा, लिन अंकल मुझे इस बारे में सब पता है। सीधी बात, नो बकवास। अगर वो इन्वेस्टर भाग रहे हैं तो ये उनका अपना फैसला है। सच बताऊं तो मैं खुद हैरान हूं कि उन लोगों की सुनने की शक्ति कितनी तेज है। मैंने अभी बस हल्का सा इशारा ही किया था और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पलटी मार ली। अब इधर लिन शाओ बेचारा घबराहट में पूछ रहा है कि छोटे मुंह, तुम्हारे इस इशारे का आखिर क्या मतलब है? तो हमारे हीरो ने भी टशन में कह दिया कि ज्यादा खुजली है तो जाके अपनी उन 2 महान बेटियों से पूछ लो। फोन करते ही लिन शाओ को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। ये तो अब शीशे की तरह साफ था कि लिन खानदान की जो बैंड बज रही है उसके पीछे अपने भाई का ही हाथ है। लेकिन भाई, ये कौन सा इंटरनेशनल जोक चल रहा है? अगर चिन खानदान ने लिन परिवार पर हाथ डाल दिया तो इस लिन जैसे कल के पैदा हुए अमीर की क्या औकात की वो टिक पाए? लिन शाओ की तो अब सच में फटने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा। क्या उसकी बेटियों ने सच में दिमाग बेच खाया है? खैर, अच्छी बात यह थी कि आज जो भी तमाशा हुआ वो कोई टॉप सीक्रेट नहीं था, तो उसे सारी जानकारी आसानी से मिल गई। अपने विला में बैठकर टेंशन में सिगरेट के धुएं उड़ाते हुए जब लिन शाओ को पूरी रामकथा पता चली तो उसे लगा शायद उसके कान ही खराब हो गए हैं। उसने अपने असिस्टेंट से दोबारा पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि यूवेई और यूचिंग ने आज मुझको धोखा दे दिया और उस फू यूजे नाम के लड़के के साथ विदेश में मटर गश्ती करने निकल गई? असिस्टेंट ने भी बेचारे ने धीरे से कह दिया कि हाँ मालिक। और इस कांड के आधे घंटे के अंदर ही सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस खींच लिया है। अब तो लिन शाओ के सब्र का बांध टूट गया और उसने जोर से मेज पर हाथ पटका। ये दोनों पागल लड़कियां आखिर करना क्या चाहती हैं? लिन शाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वैसे वो इस फू यूजे को जानता था। कुछ समय पहले उसकी बेटियां उसे घर पर खाना खिलाने भी लाई थी। उस वक्त भी उसे दाल में कुछ काला लगा था, लेकिन उसने तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लिन शाओ को लगा था कि इन अमीरजादी लड़कियों के लिए किसी चॉकलेट बॉय को पालना बस एक नया शौक या टाइम पास है, इसलिए उसने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। पर उसे क्या पता था कि कहानी में इतना बड़ा लोचा हो जाएगा। इन दोनों बेवकूफों ने एक नल्ले के चक्कर में पूरे किन परिवार से पंगा ले लिया है। भाई, इनके दिमाग में भूसा भरा है, यह पैदाइशी ऐसी है। लिन शाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसने फौरन अपना फोन निकाला और अपनी लाडली बेटी को कॉल लगा दिया। वो बस इस इंतजार में था कि कब फोन उठे और वो अपनी भड़ास निकाले। जैसे ही लिन यूकिंग ने फोन उठाया,
लिन शाओ दहाड़ा, ओए महारानी, तुम लोग वहाँ क्या गुल खिला रही हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस अभी के अभी पहली फुर्सत में घर वापस आओ। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि सुनने वाले के कान फट जाएं। पर लिन यूकिंग तो अपनी ही दुनिया में मस्त थी। वो बड़े आराम से बोली, अरे डैड, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर कितना चिल्लाते हो, हम तो बस युगे के साथ थोड़ा बाहर घूमने आए हैं ताकि उसका मूड ठीक हो सके, इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है। लिन शाओ की आंखें गुस्से से बाहर आने को थी। इशू? तुम हमारे पूरे लिन खानदान को बर्बाद करने पर तुली हो और तुम्हें ये मजाक लग रहा है। यूकिंग अभी भी अपनी जिद पर अड़ी थी। अरे हमें सब पता है, वो भाई बस गुस्से में ये सब कह रहे हैं, बचपन से वो हमें कितना ज्यादा पैम्पर करते आए हैं, ये तो आप भी जानते हो ना, तो बस फालतू की टेंशन लेना बंद करो। जब हम कुछ दिनों में वापस आएंगे तो उनके लिए एक शानदार बर्थडे पार्टी रख देंगे और थोड़ा मक्खन लगा देंगे, वो फिर से मान जाएंगे। असल में इन दोनों बहनों को लगता था कि इन्होंने मो भाई को पूरी तरह से समझ लिया है, क्योंकि वो कभी गुस्सा नहीं करते थे और हर बात को बड़े दिल से झेल लेते थे, बिल्कुल किसी सीधे साधे अमीर लड़के की तरह। खासकर लिन बहनों के मामले में तो उनका रवैया एकदम अलग ही लेवल का सॉफ्ट था। बचपन से सिर्फ ये दोनों ही उनके सबसे करीब रही थी, इसीलिए इन दोनों को पूरा यकीन था कि मो भाई इस छोटी सी बात पर उनसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। इनके हिसाब से उन्होंने बस थोड़ा सा दूसरे लड़के का ख्याल ही तो रखा था, इसमें क्या ही पहाड़ टूट गया। वैसे भी उनके हर बर्थडे पर इतने सारे लोग आते हैं कि देख रहे हो ना इन लड़कियों का लॉजिक, इतने सारे लोग जश्न मना रहे हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। पर हमारी यूकिंग मैडम को लग रहा है कि उनके इस बेचारे यूजे को ज्यादा प्यार केयर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये लड़का बचपन से अनाथ है और चोट लगने पर अकेले कोने में बैठकर आंसू बहाता है। मतलब जिसके पास सब कुछ है उसे इग्नोर करो और जो बेचारा कार्ड खेल रहा है उसे सर पर बिठाओ। लिन साओ तो अपनी बेटी का यह महान दिमाग कर सदमे में चला गया है। बेचारा सोच रहा होगा कि आखिर उसने परवरिश में ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी कि बेटी का दिमाग ही घुटनों में चला गया। तभी पीछे से उस रोतलू यूजे की आवाज आती है, एकदम मासूम और कमजोर सा बन के कहता है, यूकिंग दीदी, मैंने आपके लिए बारबेक्यू बनाया है, चक्कर देखिए ना, लाइए, मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ। वाह भाई। और यूकिंग भी ऐसे पिघल गई जैसे गर्म तवे पर मक्खन। बोली, यूजे कितना प्यारा है और इसके हाथों में तो जादू है। अब लिन साओ का तो खून खोलना ही था। उसने लंबी सांस ली और चिल्लाया, यूकिंग, क्या तू मुझे हार्ट अटैक दिलवा कर ही दम लेगी? पर यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यूकिंग उल्टा अपने बाप पर ही भड़क गई। उसे अब चिढ़ होने लगी है। कहती है, पापा, मुझे समझ नहीं आता कि आप यहाँ आते ही बस मुझ पर और दीदी पर चिल्लाना क्यों शुरू कर देता हूँ। अगर आप सबको लगता है कि हम गलत हैं तो ठीक है, हमें बात ही नहीं करनी, हम मो भैया को खुद समझा देंगे, आप बीच में टांग मत अड़ाओ। और भाई साहब, इतना बोलकर उसने सीधा फोन काट दिया। लिन साओ पागलों की तरह कॉल करता रहा, पर यूकिंग और उसकी बहन यूई ने फोन ऐसे इग्नोर किया जैसे उधार मांगने वाले का फोन किया जाता है। लिन साओ तो अब सच में पागल होने की कगार पर है। उसे दिख रहा है कि हाथ आया हुआ जैकपॉट फिसल रहा है। किन फैमिली के साथ रिश्ता जुड़ने वाला था जिससे इनकी किस्मत चमक जाती। यहाँ तक कि घर की दादी भी इस शादी के लिए फुल सपोर्ट में थी। सब कुछ एकदम 10/10 सेट था। पर ठीक एंड टाइम पर इन दोनों अकल की दुश्मन लड़कियों ने पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। अचानक ये फू यूजे नाम का नमूना कहाँ से टपक गया? भाई, अगर तुम्हें इन चिकने चेहरों का इतना ही शौक है तो कम से कम छुप छुप कर गुल खिलाओ ना। सीधा सोशल मीडिया पर फोटो डाल दी। क्या इन्हें लगता है कि किन फैमिली वाले बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार हैं? लिन सियाओ गुस्से के मारे लाल पीला हो गया और उसने अपना सोफे पर दे मारा। लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसने सीधा फरमान सुना दिया कि यूई और यूकिंग के सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दो, साथ ही बंदों को रिजॉर्ट आइलैंड पर भेजो और उन दोनों बहनों के साथ उस फू यूजे को भी घसीटते हुए वापस लाओ। देखो, लिन शियाओ कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं है। उसने अपनी पूरी जायदाद खुद खून पसीना बहाकर बनाई है, तो जाहिर है कि वो बंदा थोड़ा टेढ़ा तो होगा ही। उसे अच्छे से पता है कि उन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द वापस लाकर तुमसे माफी मंगवानी होगी। उसे डर है कि अगर उसकी कंस्ट्रक्शन साइट एक दिन भी बंद रही तो उसे कितने करोड़ों का चूना लगेगा। ये सोचकर ही उसकी हालत खराब हो रही है। उसने फौरन ऑर्डर दिया कि भाई, कल सुबह के लिए कुछ महंगे वाले गिफ्ट्स तैयार करो, मुझे खुद किन फैमिली के सामने हाजिरी लगाने जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ रात भर पार्टी करने के बाद तुम अपने ड्राइवर के साथ अपनी विला पर वापस पहुंचते हो। तुम्हें वो पुराने पुश्तैनी घरों में रहने का कोई शौक नहीं है, इसलिए तुमने अपने लिए एक ऑलिशान यू लॉन्ग मैनर चुना है। जैसे ही तुम गाड़ी से उतरे, तुम्हारे पीछे खड़े तुम्हारे ड्राइवर लॉन्ग झांतियान ने धीरे से पूछा, मालिक, क्या उन लिन बहनों का मामला रफा दफा करना है? अब जरा इस ड्राइवर पर गौर फरमाओ। अगर ये किसी और घिसी पिटी अर्बन नोवेल का हीरो होता तो अब तक इसका नाम ड्रैगन किंग जैसा कुछ धाकड़ होता। इसकी हिस्ट्री इतनी अजीब है कि क्या ही बताऊं। बचपन में ही किन फैमिली ने इसे एक वफादार लड़ाके के तौर पर पाला था। इसने ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग ली है जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। ये जंग के मैदानों में मौत का फरिश्ता बनकर घूम चुका है और इस गॉड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि किन फैमिली की मदद से इसने कई देशों में अपनी सिक्योरिटी कंपनी भी खड़ी कर ली थी। जब इसे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए वापस बुलाया गया तो इसके मन में थोड़े नखरे तो थे। उसे लगता था कि वो किन फैमिली के लिए अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन अपनी इतनी जबरदस्त काबिलियत को किसी की रखवाली करने में बेकार नहीं करना चाहता। अब भाई, जो बंदा खुद को दुनिया का सबसे बड़ा 30 मार खा समझता हो, उसे काबू करने का एक ही तरीका है और वो है अपनी ताकत से उसकी अकड़ को पैरों तले कुचल देना। हमारे हीरो ने भी यही किया। जब ये सिर्फ 16 साल का था तब ये अकेला विदेश निकल गया इस ड्रैगन जैसे बंदे
यानी लॉन्ग झांतियान की हैकड़ी निकालने के लिए मिलिट्री स्ट्रेटेजी हो, स्नाइपर से निशाना लगाना हो या फिर आमने सामने की गंदी धुलाई, हर चीज में हमारा हीरो इतना परफेक्ट था कि बेचारे झांतियान की सारी प्राइड का कचरा हो गया। मतलब हीरो ने उसे हर लेवल पर ऐसा धोया कि वो अपनी हार कभी भूल नहीं पाया। उस दिन के बाद से जंग के मैदान से एक खूंखार साया गायब हो गया और हमारे हीरो के साथ एक ऐसी परछाई जुड़ गई जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। सच बताऊं तो झांतियान काम के मामले में बड़ा कड़क बंदा है। अगर इस कहानी में हमारे हीरो जैसा कोई एबनॉर्मल या सुपर पावर वाला नमूना न होता तो पक्का ये झांतियान ही इस दुनिया का मेन हीरो होता। पर क्या करें, ऑथर को तो कुछ और ही मंजूर था। झांतियान के लिए हमारा हीरो किसी पहुंच से बाहर वाले भगवान जैसा है और ऊपर से छिन फैमिली का उस पर इतना बड़ा कर्ज है कि बचपन से ही उसने अपनी जान उनके नाम कर रखी है। अब झांतियान के सामने कोई छिन फैमिली की इज्जत उछाले, ये उसे कतई बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे वो लिन खानदान की सुंदर कन्याएं ही क्यों न हो। झांतियान ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, बॉस वो दोनों अभी विदेश में हैं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें ऐसी जगह पहुंचा सकता हूं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अभी हीरो ने कुछ बोला भी नहीं था कि उसके दिमाग में बैठा वो चुलबुला सिस्टम फौरन एक्टिव हो गया। वो अपनी आवाज में रटने लगा, अरे होस्ट साहब, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? आप उन लिन बहनों को नहीं मार सकते, वो तो अंदर ही अंदर आपसे बेनताब प्यार करती हैं। ये सब बस एक छोटी सी गलत फहमी है, इसे सुलझा लो और फिर देखो आपकी लाइफ एकदम जन्नत बन जाएगी। ये सुनकर हीरो को अपनी हंसी रोकनी पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, ओए सिस्टम के बच्चे, तू अब मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है। पूरी दुनिया में हजारों लड़कियां इस इंतजार में बैठी हैं कि कब वो इस घर की बहू बनेगी। अब क्या मैं सबको अपनी गोद में बिठाकर उनकी देखभाल करता फिरूं? तभी ये फुस हुआ। सिस्टम फिर से अपनी मशीनी आवाज निकालता है और कहता है कि ये लिंग बहनें तो मेरी किस्मत में लिखी हैं। किस्मत? अबे चल बे। मैंने नफरत से अपना सिर हिलाया और पूछा, तो क्या अगर मैं तुम्हारी इन बकवास बातों को न मानूं तो क्या मुझ पर आसमान से बिजली गिर जाएगी? ये सुनते ही सिस्टम ने फिर कुछ बोलने की कोशिश की, पर मुझे इतनी चिढ़ हुई कि मैंने एक झटके में उसकी आवाज ही गायब कर दी। बेचारा सिस्टम भी सदमे में चला गया होगा कि अब तक तो सिर्फ सिस्टम ही होस्ट को ब्लॉक करता आया था, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मैंने इस फालतू के डिब्बे को इग्नोर किया और सोचने लगा कि क्या उन दोनों बहनों को बिना किसी को पता चले दुनिया से विदा कर दूं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैंने हाथ हिलाया और कहा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। लॉन्ग झांतियान को मेरी बात समझ नहीं आई तो मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, किसी को सीधे मौत की नींद सुला देना बहुत आसान है और उतना ही बोरिंग भी। इतनी जल्दी मार दिया तो मजा कैसे आएगा? उससे पहले थोड़ा ब्याज वसूलना तो बनता है। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि जब मौत सामने खड़ी होगी तब उन दोनों बहनों का वो प्यारा फू यूजे किसे बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। ये सुनते ही झांतियान के चेहरे पर एक शिकारी जैसी मुस्कान आ गई और वो बोला, मैं समझ गया छोटे मालिक। झांतियान को काम सौंपकर जब मैं अपने विला वापस आया, अभी बैठा ही था कि मेरा फोन बजने लगा। फोन मेरी दादी का था। देखो यार, बचपन से मम्मी पापा तो काम में बिजी रहते थे, तो दादी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। दादी ने फोन उठाते ही वही दोनों बहनों वाला मुद्दा छेड़ दिया। वो बोली, मो बेटा बुरा मत मानना, मैं भले ही बूढ़ी हो गई हूँ पर दकियानुसी नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम जैसे नौजवानों को अपनी आजादी कितनी पसंद है। दादी ने साफ कह दिया कि बेटा, अगर तुझे ये सब पसंद नहीं है तो मेरी इज्जत बचाने के चक्कर में अपना सिर मत फोड़। लिंग बहनों का कच्चा चिट्ठा दादी तक पहुंच चुका था और उन्हें समझ आ गया था कि उनकी लाडलियों ने भारी रायता फैला दिया है। ये सुनकर हमारे हीरो ने चैन की सांस ली। भाई, इस पूरी दुनिया में दादी ही तो एक ऐसी इंसान है जिनकी ये परवाह करता है, वरना बाकी सबको तो ये नाश्ते में चबा जाए। अगर दादी का प्रेशर ना होता तो वो लिंग बहनें कब की फुटपाथ पर कटोरा लेकर बैठी होती। हीरो ने फोन रखा और सोचा, चलो अब आखिरी रुकावट भी खत्म हुई, अब लिंग खानदान का तो तंबू गाड़ना ही है। लेकिन उससे पहले इस सो कॉल्ड सिस्टम की थोड़ी खबर लेनी होगी। एक सिगरेट सुलगाकर जैसे ही हीरो ने धुएं के छल्ले छोड़े और सिस्टम की पाबंदी हटाई, बेचारा सिस्टम तो पागलों की तरह चीखने लगा। कहने लगा, अबे ओए होस्ट, ये क्या जादू टोना है? तूने मुझे ब्लॉक कैसे किया? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मेरी फाइलों में तो तेरे बारे में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। सिस्टम की तो जैसे फटकर हाथ में आ गई थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस बंदे के साथ अब उसकी बॉसगिरी नहीं चलने वाली। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे शिकारी खुद शिकार बन गया हो। हीरो ने बड़े स्वेग से सिगरेट की राख झड़ी और शांति से पूछा, ज्यादा ज्ञान मत पेल, बस ये बता कि तेरा असली मालिक कौन है और तू आया कहां से है? सिस्टम ने फिर वही पुरानी घिसी पिटी फिल्मी कहानी सुनाई कि मैं तो ऊपर वाले का दिया हुआ वरदान हूँ, जो तेरी फूटी हुई किस्मत बदलने आया हूँ। हीरो मुस्कुराया और बोला, लगता है तू प्यार की भाषा नहीं समझेगा, तो जा फिर से कालकोठरी में बैठ और अपनी औकात याद कर। इससे पहले कि सिस्टम अपनी सफाई में एक शब्द भी बोल पाता, हीरो ने उसे दोबारा म्यूट कर दिया। अब इस शोर शराबे वाले सिस्टम से फुर्सत मिली तो हीरो ने हाथ मुंह धोया और सीधा बिस्तर पर लेट गया। आखिर दिन भर की इतनी मारधाड़ और फालतू के ड्रामे के बाद बेचारा थक जो गया था। अगली सुबह जब अपनी आंखें खुली तो मैंने एक बार फिर उस नखरेबाज सिस्टम को बाहर निकाला और पूछा, क्यों भाई, आज कुछ बोलने का इरादा है या फिर अगले हफ्ते का मुहूर्त निकालूं? वैसे मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ। तूने मुझे उन लिन बहनों के साथ सुलह करने का ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि इसमें तेरा ही कोई बड़ा फायदा छुपा है। देख भाई, अगर मैंने एक हफ्ता और इंतजार किया तो उनकी कब्र पर 1-1 मीटर लंबी घास उग जाएगी और फिर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी बात सुनते ही सिस्टम की वह सड़ी हुई रोबोटिक आवाज फिर से गूंजी, होस्ट, सिस्टम को इतना मजबूर मत करो, मैं कुदरत का करिश्मा हूँ। क्या तुम्हें ऊपर वाले के खैर से डर नहीं लगता?
अब भाई अपना तो स्वैग ही अलग है। मैंने साफ कह दिया, हाँ भाई बुला ले, अपनी बिजली करवा दे मुझ पर हमला। तुझे क्या लगता है इस किस्मत के धनी यानी इस मेन कैरेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है? पिछले जन्म के उन ढेरों उपन्यासों के हिसाब से मैं यहाँ का वो हीरो हूँ जिसे कोई छू भी नहीं सकता। मेरी इस दुनिया में एंट्री ही एक इत्तेफाक थी और आज तक मैं जिस तरह मजे में बढ़ा हूँ उससे साफ है कि यह दुनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर मैं क्यों डरूं? अगर दम है तो इस कुत्ते सिस्टम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मुझ पर बिजली गिरवा कर मेरा काम तमाम कर दे। अब सिस्टम भी अपनी औकात पर आ गया और बोला, होस्ट इतनी हैकड़ी दिखाना अच्छी बात नहीं है। अगर कुदरत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो कोई बात नहीं, मैं ये नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट लूंगा और तू यहाँ अकेला सड़ता रही हो। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, बेटा तू जितना सीधा बनता है उतना है नहीं। तू यहाँ से भाग तो सकता है लेकिन तुझे अपना मिशन तो पूरा करना ही होगा ना। तुझे किसी न किसी किस्मत वाले हीरो के शरीर में तो घुसना ही पड़ेगा। और याद रखना, अगर तूने ज्यादा नाटक किया तो मैं इस दुनिया के चुन चुनकर सारे किस्मत वाले नायकों को खत्म कर दूंगा। यह सुनकर सिस्टम की सच में फट गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि मेरे पास ऐसा करने की पूरी पावर है। सिस्टम ने चुप्पी साध ली, पर भाई अपन को खामोशी पसंद नहीं है। मैंने सीधा बोल दिया कि अगर नहीं बोलना तो मत बोल, 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। तब तक मैं तुझे लिंग बहनों की कब्र पर उगी घास दिखाऊंगा कि वो कितनी लंबी हो गई है। मेरी ये बात सुनकर उस मशीनी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देने लगी। बेचारे सिस्टम को समझ नहीं आ रहा था कि कहानी का कचरा कैसे हो गया। उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से तो किन परिवार को बर्बाद हो जाना चाहिए था, पर वो तो और भी ज्यादा चमक रहे हैं। ऊपर से मैं जिसे उसे अपनी उंगलियों पर नचाना था अब उल्टा उसी की गर्दन दबाए बैठा हूँ। खैर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था क्योंकि वो मुझसे जुड़ चुका था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला कि मालिक आप जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं सब बता दूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए उससे उसका असली ठिकाना और मकसद पूछा। काफी देर चुप रहने के बाद उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, कब्जा करना। मतलब जैसे ही मैं सिस्टम के इनामों का इस्तेमाल करके इस दुनिया का सबसे बड़ा सुरमा बन जाऊंगा। ये सिस्टम मेरी आदि शक्ति और वजूद को खुद में सोख लेगा। ये सुनते ही मेरा माथा ठनका। अगले ही पल सिस्टम की आवाज में खौफ भर गया और मेरे कानों में कान फोड़ देने वाले अलार्म बजने लगे। वार्निंग आने लगी कि सिस्टम की कोडिंग में कोई घुस गया है और उसके बुनियादी नियम बदले जा रहे हैं। सिस्टम चिल्लाने लगा कि ये कैसे हो सकता है। मैंने अपनी मर्जी के दम पर सिस्टम की जड़ों को ही हैक कर लिया था। मैं किसी को भी अपनी मेहनत की मलाई खाने नहीं दे सकता। अब सिस्टम को समझ आ गया था कि उसने किस डरावने दानव से पंगा ले लिया है। अब से ये सिस्टम पूरी तरह मेरा गुलाम बन चुका था। दुख की बात यह थी कि इसकी चेतना को मिटाया नहीं जा सकता था, पर अब इसके पास कोई पावर नहीं बची थी। अब ये बस एक बेकार की इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनकर रह गया था। उसकी अकड़ अब पूरी तरह ढीली हो गई थी और वो कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए वफादारी की कस्में खाने लगा कि मालिक अब मैं बस आपका हुक्म मानूंगा और एक मामूली गाइड बनकर रहूंगा। किन खानदान की औरतें। नौकरानी ने दरवाजा खटखटाकर याद दिलाया कि छोटे सरकार, नाश्ते का टाइम हो गया है। अब सिस्टम की पूरी कुंडली निकालने के बाद हमारे हीरो ने उसे साइड में रखा, क्योंकि भाई पेट पूजा भी तो जरूरी है ना। उधर दूसरी तरफ यूलोंग विला के पास एक चमचमाती मायबैक सुपरफास्ट रफ्तार से दौड़ी आ रही थी। कार में बैठा था अपना विलेन लिन स्याओ और उसकी वो नखरेबाज चिपकली बाईजे। लिन भाई की आंखों के नीचे इतने गहरे काले घेरे थे कि पांडा भी उसे देखकर शर्मा जाए। बेचारा पूरी रात सो नहीं पाया और शक्ल ऐसी बना रखी थी जैसे किसी ने उसकी किडनी चुरा ली हो। अब देखो भाई, इन इन्वेस्टर्स की नाक कितनी तेज होती है। अपने हीरो ने बस एक हल्की सी फुसफुसाहट क्या की, इन शिकारी कुत्तों ने तो सूंघ ही लिया। 1 घंटा भी नहीं हुआ और सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भागे जैसे फ्री की सेल खत्म हो रही हो। जिसको देखो वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ रहा था और पैसे वापस खींच रहा था। कुछ लोग तो भाई को पेनल्टी भरने को भी तैयार थे। बस लिन के साथ काम नहीं करना था। हद तो तब हो गई जब आज सुबह सरकारी अफसरों ने भी अपना जलवा दिखा दिया और कंस्ट्रक्शन साइट पर ताला ठोक दिया। बहाना क्या बनाया कि साइट पर सेफ्टी का खतरा है। भाई साहब, कई सरकारी बाबू जो एक छोटी सी फाइल आगे बढ़ाने में सालों लगा देते हैं, आज वो बिजली की रफ्तार से काम कर रहे थे। लिन बेचारे को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक ही रात में पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई। लिन ने अपने पुराने लंगोटिया यारों और बिजनेस वाले दोस्तों को भी फोन घुमाया, पर भाई वक्त बुरा हो तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। किसी ने उसका फोन तक नहीं उठाया। पावर क्या चीज होती है और ये कितनी डरावनी सकती है, ये उसे आज पहली बार समझ आ रहा था। उसने सोचा कि चलो दादी अम्मा से सिफारिश लगवाता हूँ, शायद वो पोते को बचा ले। पर दादी भी हमारी फुल स्वैग में निकली। उन्होंने लिन को भाव तक नहीं दिया। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो लिन भाई अपनी इज्जत का कचरा करवाकर सुबह सुबह यूलोंग विला पहुंच गए माफी मांगने। पर किस्मत देखो, लिन खानदान की महंगी गाड़ी को गेट के अंदर एंट्री तक नहीं मिली। बेचारा लिन और उसकी वो नखरेबाज पार्टनर गेट के बाहर ही खड़े होकर उस आलीशान विला को ऐसे निहार रहे थे जैसे कोई गरीब बच्चा बंद पड़ी खिलौने की दुकान को देखता है। यहाँ हमारे लिन साओ भाई को पेट्रोलिंग करती सिक्योरिटी दिख जाती है और वो बिना देरी किए दरवाजे की घंटी ऐसे बजाने लगते हैं जैसे पड़ोसियों से उधार मांग रहे हो। अरे भाई, मैं लिन साओ हूँ, जरा दरवाजा तो खोलो यार। अब लिन साओ के चिल्लाने से हवेली के अंदर हलचल हुई और सामने आया सिक्योरिटी का कैप्टन, जिसका कोड नेम था टाइगर। ये बंदा अपने मेन विलेन लोंग झांतियान का पालतू शेर था, जिसे उसने खुद अपनी देखरेख में पाला पोसा और ट्रेनिंग दी थी। वैसे तो ये खुद को सिक्योरिटी कंपनी कहते हैं, लेकिन असलियत में ये भेड़ की खाल में भेड़ियों वाली भाड़े की फौज है। चिन फैमिली की पूरी सुरक्षा का ठेका इन्हीं के पास है और ये जितने पावरफुल हैं उतने ही बेरहम भी। इस वक्त टाइगर के चेहरे पर एक ऐसी घटिया मुस्कान थी जैसे उसने किसी की बेइज्जती करने का स्पेशल कोर्स किया हो। वो मन ही मन सोच रहा था कि लिन फैमिली के दिन
अब लद गए। पहले जब लोंग झांतियान इनका ख्याल रखता था तो टाइगर भी मजबूरी में इज्जत देता था, पर अब जब लिन बहनों ने खुद ही अपनी कब्र खोदनी शुरू कर दी है तो टाइगर को लिन खानदान के किसी भी बंदे को घास डालने की जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि अगर ऊपर से बॉस का ऑर्डर ना होता तो ये लोग कल रात ही लिन खानदान का इस दुनिया से बोरिया बिस्तर समेट चुके होते। टाइगर गेट के पास आया और लिन शाओ को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई कबाड़ी पुराना टूटा फूटा सामान देख रहा हो। फिर बड़े टशन में किसी सरकारी बाबू की तरह बोला, क्या तुम्हारा अपॉइंटमेंट है? लिन शाओ का चेहरा तो ये सुनकर जैसे फ्रीज ही हो गया। टाइगर समझ गया कि इसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो वो बोला, अच्छा तो इसका मतलब है कि नहीं है, तो फिर वापस फुट लो। हमारे छोटे मालिक बहुत बिजी हैं और हर एरा गैरा नत्थु खैरा उनसे नहीं मिल सकता। टाइगर मुड़कर जाने ही वाला था कि लिन शाओ गिड़गिड़ाने लगा, अरे छोटे भाई जरा ध्यान से तो देख, मैं लिन शाओ हूँ, लिटिल मो का सगा अंकल। हम पहले मिल भी चुके हैं और वैसे भी मुझे चिन फैमिली की दहलीज पार करने के लिए कभी किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। टाइगर थोड़ा टेढ़ा होकर मुस्कुराया और लिन शाओ की आंखों में देखते हुए बोला, वही तो भाई, वो पहले की बात थी, अब वक्त बदल चुका है। लिन शाओ की तो जैसे जमीन ही खिसक गई और उसे शर्म के मारे छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। वहीं पास में खड़ी बाई जी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अब देखो, ये बाई जी लिन बहनों की सगी मानी है और इनकी उम्र अभी बस 30 साल के आसपास ही है। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी और लिन शाओ के चेहरे के एक्सप्रेशन तो ऐसे थे जैसे किसी ने उसकी ताजी कॉफी में नमक डाल दिया हो। अब भाई भाई जे जो भी हो, आखिर लिन शाओ की बीवी थी और तुम भी तो लिन शाओ की आंखों के सामने ही बड़े हुए हो, तो उस हिसाब से वह तुम्हारी बड़ी हुई। अब अपनी घरवाली को नौकरों के हाथों पिटता देखकर लिन शाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। भले ही वो यहाँ माफी मांगने आया था। तभी अंदर मची इस हलचल की आवाज सुनकर तुम हवेली के दरवाजे पर पहुंच जाते हो। तुम्हें देखते ही लिन शाओ की आंखों में जैसे जान आ गई और वह तुरंत बोलने लगा कि शाओ मो देखो जरा अपने इन नौकरों को, इन्हें ऊंच नीच का कोई अंदाजा नहीं है। इन्होंने मेरी बीवी की कलाई ही तोड़ दी। इसी बीच टाइगर ने पीछे मुड़कर तुम्हें देखा और तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगी। उसने कहा कि सॉरी बॉस, है औरत यहाँ फालतू का तमाशा कर रही थी और मुझसे देखा नहीं गया। तुमने अपना हाथ उठाकर टाइगर को चुप रहने का इशारा किया और गेट के पास आकर अपने आदमियों को दरवाजा खोलने के लिए कहा। गेट के बाहर लिन स्याओ अपनी बीवी को सहारा दिए खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत वाली मुस्कान थी। खासकर वह बाई जे जो टाइगर को ऐसे घूर रही थी जैसे कच्चा ही चबा जाएगी। वैसे तो बाई जे की उम्र 30 के पार थी, लेकिन महंगे क्रीम और पाउडर का कमाल था कि वो अभी भी 20 साल की लड़की जैसी ही दिख रही थी और अपनी उम्र की वजह से उसमें एक अलग ही मैच्योर वाली वाइब आ रही थी। अब वो अपनी आंखों में नकली आंसू भरकर मासूम बनने का नाटक करने लगी और बोली कि शाओ मो देखो अपने इन पालतू कुत्तों को, इनकी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाया। इन्हें अभी के अभी नौकरी से निकालो और इस बदतमीज आदमी से कहो कि मुझे कम से कम 10 लाख का हर्जाना दे। टाइगर ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़ा रहा। तुमने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और पीछे की तरफ इशारा करते हुए शांति से कहा कि इस औरत का दिमाग खराब हो गया है, जाओ जाओ जरा इसे अच्छे से सबक सिखाओ। अब आगे कैसे बात करनी है, ये सुनते ही टाइगर की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर वही कमीनी वाली स्माइल दिखने लगी। उसने कहा, फिक्र मत कीजिए छोटे मालिक, और अपने लड़कों को इशारा कर दिया कि इस बाई जी को कुत्तों की तरह घसीट कर ले जाओ। अब बाई जी की तो फटकर हाथ में आ गई थी। वो डर के मारे पीछे हटने लगा और लिंग साओ की गोद में घुसने की कोशिश करने लगा। पर हमारे टाइगर और उसके बंदे कितने खतरनाक है ये तो तुम जानते ही हो। उन्होंने बेचारे को किसी मुर्गी के बच्चे की तरह हवा में उठा लिया। लिंग साओ ने बीच में आने की हिम्मत तो की, पर जैसे ही उसकी नजर टाइगर से मिली बेचारा थर थर कांपने लगा और उसका गला सूख गया। अब साइड में ले जाकर बाई जी के मासूम चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई। वो गोरा मुखड़ अब किसी सूजे हुए लाल टमाटर जैसा दिख रहा था और मुंह से खून भी निकलने लगा था, पर टाइगर को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लिंग साओ से ये सब देखा नहीं जा रहा था, तो उसने तुम्हारी तरफ देखा ताकि शायद तुम थोड़ी दया दिखाओ, पर तुम तो बड़े आराम से स्माइल कर रहे थे जैसे बगल में कोई कीर्तन चल रहा हो। तुमने बड़े ठंडे दिमाग से कहा, लिंग चाचा यहाँ खड़े खड़े मेरे पैर दुख रहे हैं, आपको मुझसे कुछ काम था ना, तो चलिए वहां बैठकर बात करते हैं। पूरे टाइम तुमने उस पिटते हुए लड़के की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं, बस वही हीरो वाली स्माइल चिपकाए रखी। अगर बाजू में बाई जी के चीखने की आवाजें नहीं आ रही होती तो बेचारा लिंग शाओ तो यही समझता कि तुम दुनिया के सबसे शरीफ इंसान हो। वो विला काफी बड़ा था और वहाँ एक मस्त खुला हुआ बैठने का इंतजाम भी था। तुम वहां जाकर ऐसे बैठ गए जैसे अपनी पुश्तैनी जायदाद हो और नौकर दौड़े दौड़े तुम्हारा गर्मा गर्म नाश्ता ले आए। तुमने बड़े प्यार से पूछा, तो लिंग चाचा इतनी सुबह सुबह यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों की? वैसे मैंने आज के ब्रेकफास्ट में आपका हिस्सा नहीं रखा है तो बुरा मत मानिएगा। तुम मुस्कुराते हुए लिंग शाओ को देख रहे थे और पीछे से बाई जी की चीखें किसी बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह गूंज रही थी। ये सब देखकर बेचारे लिंग शाओ की रूह कांपने लगी थी। लिंग शाओ के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई और उसकी रूह तलवों से होती हुई सीधे सिर के पार निकल गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अपना हीरो उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक निकलेगा। बेचारा कांपते हुए सोफे पर बैठ गया और एक लंबी सांस खींचकर अपनी सारी हिम्मत बटोरते हुए बोला, बेटा मो, मुझे यू वई और यू किंग की उन हरकतों के बारे में सब पता चल गया है। उन दोनों नालायकों ने जो किया वो वाकई बहुत गलत था। मैंने उन्हें फौरन देश वापस लौटने का हुक्म दे दिया है और यकीन मानो उनके आते ही मैं उनकी ऐसी धुलाई करूंगा कि वो नानी याद रखेंगे। आखिर अभी बच्चे ही तो हैं, नादान समझकर उन्हें एक बार माफ कर दो ना।
अपना मुंह आराम से दूध पी रहा था और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। गिलास मेज पर टिकाते हुए वो बड़े सुकून से बोला, लिन अंकल, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मेरा उन दोनों लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये माफी और तौबा का ड्रामा किस लिए? लिन साओ का तो चेहरा ही उतर गया, जैसे किसी ने उसकी लॉटरी का टिकट फाड़ दिया हो। वो हकलाते हुए बोला, अरे मो बेटा, गुस्से में आकर ऐसी बातें मत करो। तुम तो उनके साथ बचपन से बड़े हुए हो, इतने सालों का रिश्ता है तुम्हारा। अगर तुम उन्हें नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? वो दोनों लड़कियां तो तुम्हें पागलों की तरह पसंद करते हैं यार। यह सुनते ही मो की आंखों में अंगारे दहकने लगे और उसने ठंडे स्वर में पूछा, तो आपका मतलब है कि मैं थाली सजाकर उनकी आरती उतारूं और उनका शुक्रिया अदा करूं? लिन साओ का पूरा शरीर थरथराने लगा और वो पागलों की तरह हाथ हिलाकर बोलने लगा, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मो ने एक फीकी हंसी हंसी और बड़े ही बेबाक अंदाज में कहा, देखो अंकल, मैं साफ लफ्जों में बता देता हूँ, वो लिन बहनें मेरे लिए किसी कचरे से कम नहीं है। मुझे तो बस इस बात पर हैरानी हो रही है कि तुम लोगों ने मेरे परिवार को क्या कोई चैरिटी ट्रस्ट समझ रखा है। एक तरफ तो तुम मेरे खानदान के रसूख और सुविधाओं के मजे लूट रहे हो और दूसरी तरफ मेरी ही पीठ में छुरा घोंपकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। सच कहूं तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हो? क्या तुम्हें शक्ति कपूर ने अपना कॉन्फिडेंस उधार दिया है? वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और लिन साओ के गाल को बड़े प्यार से थपथ पाते हुए उसके चेहरे के एकदम पास आया। उसकी आंखों में देखते हुए उसने चेतावनी दी, ये कभी मत भूलना कि जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है उसे मैं एक झटके में मिट्टी में मिला सकता हूँ। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका हर्जाना तो भरना ही पड़ता है। वैसे भी ये सब तो बस बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए अपनी नींद खराब करूं। अब अपना देख लो बेटा, क्योंकि असली तमाशा तो अब शुरू होगा। सच बोलूं तो तुमने अभी तक इन लिंग खानदान वालों पर कोई बड़ा सीधा हमला किया ही नहीं था। बस कल रात ऐसे ही मजे मजे में कह दिया था कि अब लिंग परिवार के होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई, जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो ना, तो तुम्हारी एक हल्की सी बात भी किसी की किस्मत चमका सकती है या फिर उसकी मौत का फरमान बन सकती है। यही तो असली पावर का जलवा है। जैसे एक शेर बस अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाए और कोई नन्ही सी चींटी अनजाने में ही कुचली जाए। अब इतनी सुबह सुबह ये रोना धोना देखकर तुम्हें थोड़ी चिढ़ होने लगी थी। तुमने एक थका हुआ चेहरा बनाया और हाथ हिलाते हुए बस इतना कहा कि सुबह सुबह यहाँ आकर मातम मना रहे हैं। मेरा मूड खराब कर दिया, इन सबको यहाँ से बाहर फेंको। बस इतना बोलकर तुम वहां से पलट कर निकल लिए। लिंग साओ वहां एकदम बुद्ध बनकर खड़ा रह गया और उसका पूरा शरीर गुस्से और डर से कांप रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो गए कि उसके खानदान को एक छोटा सा मौका तक नहीं दिया। वो चिल्ला कर बोला कि मो बेटा, मैंने तुझे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। वो बेचारा अभी अपना इमोशनल कार्ड खेल रहा था कि गार्ड्स ने उसे दबोच लिया और साथ में उस बाई जी को भी घसीटा जिसका थोबड़ा पहले ही सूजा हुआ था और दांत टूट चुके थे। दोनों को कचरे की तरह विला के बाहर फेंक दिया गया। टाइगर ने उन्हें जमीन पर लौटते हुए देखा और नफरत से थूक कर जाने लगा। तभी लिंग साओ की बुरी तरह फट गई और वो बेबसी में चिल्लाया कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पूरी जिंदगी मेरी बेटी के साथ नहीं रह पाओगे। ये घटिया धमकी सुनते ही वहां खड़े बॉडीगार्ड्स की हंसी छूट गई। टाइगर ने अपना सिर पीट लिया कि यार, मुझे सच में समझ नहीं आता, तुम्हारी दोनों बेटियां क्या सोने की बनी हैं? ऐसी बकवास करते हुए क्या तुम्हें जरा भी हंसी नहीं आती? इतने सालों से भले ही वो लिन बहनें मेरे आसपास घूमती थी, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो खुद ही मुझ पर आकर चिपकती थी। स्कूल में वो रोज मेरे लिए प्यार भरा खाना लाती थी, छुट्टी होने पर गेट के बाहर मेरा इंतजार करती थी और जब मुझे चोट लगती थी तो बेशर्मों की तरह हालचाल पूछने आ जाती थी। अब ये लिन परिवार वाले इसे ऐसा ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मैं उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। दूर खड़े होकर मैं भी बस यही सोच रहा था कि भाई कसम, ये सिस्टम झूठ नहीं बोल रहा था। ये दुनिया सच में किसी घटिया और इमोशनल ड्रामे वाली कहानी है, वरना किसी नॉर्मल इंसान का दिमाग इतना सड़ा हुआ नहीं हो सकता। मैंने चिल्ला कर कहा कि इसे यहाँ से भगाओ, सुबह सुबह फालतू में मेरा मूड खराब कर दिया और अगली बार किसी भी फालतू बंदे को मेरी शांति भंग करने मत देना। लिन साओ को बॉडीगार्ड ने एक झटके में धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया। गुस्से के मारे उसके चेहरे की नसें फटने को तैयार थी। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसकी ऐसी खातिरदारी की थी। उसका मन तो कर रहा था कि उस बॉडीगार्ड को वहीं पीट दे, लेकिन जैसे ही उसे अपनी डूबती हुई कंपनी और हाथ से जाती हुई अमीरी याद आई, उसने एक लंबी सांस ली। उसे लगा कि अभी बात बिगड़ी नहीं है। उसे लगा कि मैं बस अभी गुस्से में हूँ और इसकी जड़ उसकी दोनों बेटियां ही हैं। अगर वो उन दोनों को यहाँ लाकर मुझसे माफी मंगवाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसे पूरा भरोसा था कि 10 साल पुराने बचपन वाले प्यार के आगे मैं पिघल जाऊंगा। लिन शाओ ने हवेली की तरफ देखते हुए कहा कि छोटे मुंह, मुझे पता है तुम अभी गुस्से में हो। अगर आज बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आऊंगा। शेर की खाल ओढ़े इन शिकारी कुत्तों की बातें सुनकर टाइगर और उसके साथी जोर से हंसने लगे। वे बोले कि बेटा, ज्यादा चूंच पड़ मत कर और चुपचाप हमारे हाथ की सफाई देख ले। यह सुनते ही लिंग साओ की ऐसी फटी कि उसे जोरों की कंपकंपी छूट गई। वो एक पल भी वहां नहीं रुका और उस सूजे हुए सुअर जैसे चेहरे वाले बाई जे को लेकर दुम दबाकर भाग निकला। उधर विला के अंदर मैं मजे से अपनी मॉर्निंग चाय की चुस्कियां ले रहा था और मेरे दिमाग में सिस्टम अपनी पतली आवाज में रायता फैला रहा था। अब भले ही इस सिस्टम के पास कोई पावर नहीं बची है, पर यह शांति से बैठने वालों में से नहीं है। इसके पास और कोई काम तो है नहीं, तो बस 24 घंटे मेरे दिमाग में अपनी चिकनी चुपड़ी बातें पेलता रहता है। वैसे बोरियत दूर करने के लिए इसकी बकवास सुनना
कोई बुरा आइडिया नहीं है। सिस्टम बड़े प्यार से बोला कि मालिक आप मिशन पूरा क्यों नहीं करते। भले ही सिस्टम के सारे अधिकार आपके पास हैं, पर मैंने जो मिशन दिए थे वे बहुत सोच समझकर बनाए थे। उन लिंग बहनों के पास सच में कुछ बहुत ही कड़क माल है। मैंने पूछा कि आखिर उनके पास ऐसा क्या है, तो सिस्टम ने बताया कि उसके पास सबको स्कैन करने की शक्ति है, जिससे वह किसी भी हीरो या साइड विलन की पूरी कुंडली निकाल सकता है और उनकी रूह तक को झांक सकता है। सिस्टम ने मक्खन लगाते हुए कहा कि सबसे पहले तो उनकी किस्मत बहुत तेज है और दूसरा उनकी उम्र। मुझे किस्मत की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया का असली हीरो तो मैं ही हूँ, लेकिन उम्र वाली बात पर मेरा थोड़ा ध्यान गया। सिस्टम ने बताया कि उसकी जांच के हिसाब से वे बहनें 100 साल तक जीने वाली हैं। अगर मैं उनसे रिश्ता जोड़ लूं तो मुझे बदले में 3 साल की जिंदगी मिल सकती है। सिर्फ 3 साल? मैंने अपना सिर झटक दिया, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक टॉप लेवल का कातिल होने के नाते भले ही मुझे सिस्टम से मुफ्त के 10 साल ना मिले हों, पर मेरी अपनी जिंदगी भी काफी लंबी होने वाली। वैसे भी तुम्हें 100 साल जीने का कोई शौक नहीं है, और इन 2-4 सालों की जिंदगी की तुम्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं है। तभी तुम्हारे फोन की घंटी बजती है और तुम देखते हो कि मैसेज बार में लॉन्ग झांतियन का मैसेज आया है। वो रिसोर्ट आइलैंड के पास पहुंच चुकी है। याद है ना, तुमने कहा था कि लिन बहनों से पहले थोड़ा ब्याज वसूलना है। बस इसीलिए वो रात भर जागकर देश से बाहर निकल गई और अब तुम्हें मिशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रही है। तुम्हारे चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब असली सर्कस शुरू होने वाला है। आज सुबह होते ही लिन यूई और लिन यूकिंग को एहसास हो गया कि मामला गड़बड़ है। नाश्ता करते वक्त यूई को पता चला कि उसका कार्ड वैसे ही काम नहीं कर रहा, जैसे पुरानी फिल्मों में एन वक्त पर हीरो की गन काम नहीं करती। इस झटके से उसे समझ आ गया कि तुम शायद सच में भड़के हुए हो, वरना तुम उसका कार्ड कभी ब्लॉक नहीं करते। खैर, उसे पता तो था कि तुम गुस्से में हो, पर उस मैडम को फिर भी यही लग रहा था कि तुम बस छोटी सोडोच वाले इंसान हो और फालतू के नखरे दिखा रहे हो। अब कोई रास्ता ना बचा देख उसने अपने बाप का दिया हुआ कार्ड निकाला, लेकिन उसके तोते तब उड़ गए जब उससे पता चला कि उसके सगे बाप ने भी उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स पर ताला लगा दिया है। एक ही रात में ये दोनों रानियां सड़क पर आ गईं, और यहाँ तक कि उनके आखिरी नाश्ते के पैसे भी फू यूजे को भरने पड़े। अब भाई, इस टापू पर महंगाई आसमान छू रही है और एक बार का नाश्ता ही हजारों रुपयों में बैठता है। इसलिए पैसे देते वक्त यूजे की फटने लगी थी। यूए ने बड़े प्यार से यूजे के सिर पर हाथ फेरा और वादा किया कि छोटे, तू टेंशन मत ले, मैं अभी डैडी को फोन करके सब ठीक कर दूंगी और फिर तुझे 10 गुना पैसे वापस दूंगी। यूजे की आंखों में लालच की चमक आ गई, पर वो शरीफ बनने का नाटक करते हुए बोला कि कोई बात नहीं दीदी, आपने मेरी इतनी मदद की है तो अब आपकी सेवा करना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। यूए मन ही मन तुम्हारी तुलना उस लड़के से करने लगी और सोचने लगी कि काश अम्मो भी तुम्हारी तरह इतना समझदार और तमीज वाला होता। अपने इस आज्ञाकारी भाई को देखकर उसने एक ठंडी सांस भरी और वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। लिन यूए मैडम पूरी तैयारी में थी कि मुझे कॉल करके अपनी भड़ास निकालेंगी और पूछेंगी कि आखिर मैंने उनका कार्ड बंद करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन अफसोस, मुझे उस औरत की फालतू बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने उसे पहले ही ब्लॉक मार दिया था। अब जब मुझसे दाल नहीं गली तो उसने सोचा कि चलो अपने उन अमीर दोस्तों को याद किया जाए, जिनके पास इतना पॉकेट मनी होता है कि आम इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करके भी उतना नहीं कमा सकता। उसे लगा कि कोई ना कोई तो उसे थोड़े पैसे दे ही देगा और उनकी रईसी वाली जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। लेकिन भाई, दुनिया बड़ी जालिम है। उन अमीर घर के शहजादों ने एक के बाद एक बहाने बनाना शुरू कर दिए। कुछ ने तो कॉल देखते ही फोन ऐसे काटा जैसे कोई उधार मांगने वाला फोन कर रहा हो। लेकिन यूवई को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि कल तक जो लोग इसके पीछे दुम हिलाते थे, आज वही इसे घास तक नहीं डाल रहे थे। असल में इन बहनों को ये अंदाजा ही नहीं था कि रईसों की दुनिया बहुत छोटी होती है, और पूरे शहर को पता चल चुका था कि मैंने लिन खानदान को बर्बाद करने का ऐलान कर दिया। और बिजनेस की दुनिया में कोई भी समझदार आदमी एक फटीचर खानदान के लिए मुझसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। अब लिन यूवई बेचारी सिर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। अगर आज रात तक पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो होटल वाले उन्हें सामान के साथ सड़क पर फेंक देंगे। तभी लिन श्याओ ने चिढ़ते हुए कहा कि क्यों ना पापा से बात की जाए, आखिर हम उन्हीं की बेटियां हैं। लिन श्याओ का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था और वो अपनी बहन को कच्चा चबा जाना चाहती थी। अभी थोड़ी देर पहले ही वो छिन परिवार के घर पर बुरी तरह जलील होकर आई थी, और हालांकि उसके दिल में मेरे लिए नफरत का पहाड़ टूट रहा था, पर उसे पता था कि इन पिछले 2 दिनों में जो भी रायता फैला है उसकी असली जड़ उसकी ये बहन ही है। अब यार, इधर तो माहौल एकदम गर्म हो रखा है। लिन श्याओ का गुस्सा तो देखो, जैसे किसी ने उसकी चाय में नमक डाल दिया हो। वो फोन पर अपनी बेटी पर ऐसे चिल्ला रहा है जैसे कोई मोहल्ले का अंकल बिना बात के भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों बहनों की वजह से पूरा लिन खानदान अब बर्बाद होने वाला है। सही में यार, ये मनहुआ वाले बाप हमेशा इतने ड्रामा क्वीन क्यों होते हैं। वो साफ धमकी देता है कि अगर अभी के अभी वापस नहीं आई तो दोनों बेटियों से रिश्ता नाता तोड़ेगा। और देखो तो बटलर साहब तो पहले ही रिसोर्ट पहुंच चुके हैं। फोन पटकने के बाद लिन साओ ने तो जैसे कसम ही खा ली थी। उसने कल रात ही अपने गुंडे भेज दिए थे ताकि लिन लड़की फू यूजे को भी घसीट कर वापस ले जा सके। अब यूकिंग का चेहरा तो एकदम सफेद पड़ गया है और बेचारी की आंखों से गंगा जमुना बह रही है। पहली बार बाप से इतनी गंदी डांट सुनी है तो सदमा तो लगेगा ही ना। दोनों बहनें सोच रही हैं कि भाई ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जो सब हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। क्या इनके घर वालों की नजर में इनकी कोई औकात नहीं है?
छोटी बहन यूकिंग का तो दिमाग ही काम करना बंद कर चुका है। वो अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि अब क्या करे, लेकिन युवई की सुई तो अभी भी उस नल्ले फू यूजे पर ही अटकी है। कहती है कि उसे हमारी जरूरत है। वाह बहन वाह, यहाँ घर उजड़ रहा है और तुम्हें अपने उस मजनू की पड़ी है। तभी कमरे की डोर बेल बजती है। यूकिंग को लगा शायद उसका हीरो वापस आ गया है, पर दरवाजा खोलते ही बाहर 4-5 अनजान और डरावने गुंडे खड़े थे। यूकिंग अभी मासूमियत से पूछ रही थी कि भाई रास्ता भटक गए हो क्या। तभी उन कमीनों ने एक टेढ़ी मुस्कान दी और बिजली की रफ्तार से एक इंजेक्शन निकालकर सीधे उसकी गर्दन में ठोक दिया। अब ये कौन सा नया तरीका है भाई, बिना किसी वार्निंग के सीधे सुला दिया। यूकिंग को पूरी दुनिया गोल घूमती हुई लगने लगी और अगले ही पल मैडम वहीं ढेर होकर बेहोश हो गई। बेचारे लड़के ने अपनी आखिरी सांसों में अपनी बहन की चीख सुनी, लेकिन अगले ही पल वो आवाज भी एकदम शांत हो गई। साफ बात है उसकी बहन का हसर भी उसके जैसा ही हुआ है। दूसरी तरफ बगल वाले कमरे में हमारा ये चॉकलेट बॉय यूजे अभी अभी नहाकर शीशे के सामने अपनी चिकनी स्किन और नैन नक्श को निहार रहा है। भाई इतना हैंडसम और मासूम दिख रहा है कि किसी का भी इसे प्रोटेक्ट करने का मन कर जाए। और लिन बहनों के साथ भी यही हुआ था, लेकिन ये शरीफ दिखने वाला लौंडा असल में बड़ा खिलाड़ी निकला। इसने अपनी जेब से नशीले पाउडर का एक पैकेट निकाला और एक ऐसी मुस्कान दी जिसे देखकर शैतान भी शर्मा जाए। आज रात ये उन दोनों बहनों की वाइन में कुछ मिलावट करके उन्हें पूरी तरह से अपना बनाने का प्लान सेट कर चुका है। फू यूजे अपनी वो 2 बोतलें लेकर जब उनके कमरे के बाहर पहुंचा तो उसे दिखा कि दरवाजा खुला है। अब इस महान इंसान को लगा कि शायद लड़कियां इसी का इंतजार कर रही हैं। चेहरे पर एक घटिया सी मुस्कुराहट लेकर उसने कमरा खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। कमरे में दोनों बहनों का नामो निशान तक नहीं था। फू यूजे को यह बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि कायदे से तो वो दोनों उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। तभी उसकी नजर साइड टेबल पर पड़ी, जहां लैंप के नीचे एक पर्ची दबी थी। उस पर बस एक छोटी सी बात लिखी थी, अगर इन दोनों औरतों की सलामती चाहते हो तो 1 मिलियन लेकर इस पते पर पहुंच जाओ। ये पढ़ते ही भाई के दिमाग का दही हो गया और उसके गले से एक ठंडी आह निकली। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस खूबसूरत हॉलिडे आइलैंड पर ऐसा किडनैपिंग वाला कांड हो सकता है। अब तो फो यूजे की टांगें कांपने लगी हैं, क्योंकि आखिर में ये लड़का है तो बस एक नया नया ग्रेजुएट ही, जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसी खतरनाक सिचुएशन का सामना नहीं किया है। उसने सोचा कि अभी तुरंत पुलिस को रिपोर्ट कर दे, लेकिन जैसे यह ख्याल उसके दिमाग में आया तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। आने वाला नंबर बिल्कुल अनजान था। फू यूजे ने थोड़ी उलझन के साथ कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से एक भारी और मशीनी आवाज आई, जिसे साफ तौर पर बदल दिया गया था। उस आवाज ने कहा कि अगर लिन बहनों को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख लेकर आ जाओ। फू यूजे का तो कलेजा ही मुंह को आ गया। उसे जोर का झटका धीरे से लगा। ये किडनैपर भी बड़े खिलाड़ी निकले। साले पूरा होमवर्क करके बैठे थे। असल में पिछले कुछ समय में उन लिन बहनों ने इसे टुकड़ों में जो पैसे भेजे थे वो जोड़कर ठीक 10 लाख ही होते थे। मतलब किडनैपर्स को भी पता था कि इसकी जेब में कितना माल है। तभी फोन पर एक लड़की के रोने की आवाज गूंजी। वो यूकिंग थी, जो रोते हुए कह रही थी कि यूजे मुझे और दीदी को बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्हें बस 10 लाख चाहिए और तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं ही, प्लीज हमें बचा लो। घर पहुंचकर मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर उतारूंगी। अब ईमानदारी की बात तो यह है कि फू यूजे पहले यह सोच रहा था कि इन 10 लाख को लेकर रफू चक्कर हो जाए। आखिर एक आम इंसान के लिए 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। उसे क्या पड़ी थी कि वो बहने मरे या जिए। लेकिन फिर लिन युवई की बातों ने उसका इरादा बदल दिया। उसने हिसाब लगाया कि अगर आज ये आखिरी बचे हुए 10 लाख दांव पर लगा दिए तो बदले में जो मिलेगा वो 10 लाख से कहीं ज्यादा होगा। क्या पता है एहसान के बदले उसकी इन बहनों में से किसी से शादी हो जाए। फिर तो लिन परिवार की पूरी जायदाद और बिजनेस इसी का होगा। आखिर पैसा चीज ही ऐसी है जो बड़े बड़ों का ईमान डगमगा दे। वो इतनी मेहनत से उन बहनों के करीब आई पैसों के लिए था, तो सिर्फ 10 लाख से उसका मन कैसे भरता। उसे तो और भी ज्यादा पैसा और पूरा का पूरा लिन खानदान चाहिए था। उसने एक लंबी सांस ली और एकदम फिल्मी हीरो की तरह बोला कि युवई दीदी और यूकिंग तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, चाहे मुझे अपनी जानी क्यों ना देनी पड़े, मैं तुम्हें बचाकर ही लाऊंगा। उसकी इन बातों ने लिन बहनों का तो दिल भराया। चलो भाई डील पक्की हो गई है तो तुम जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ। फोन कटते ही फू यूजे ने अपनी मुट्ठियां ऐसे भींच ली जैसे जिम में आखिरी सेट मार रहा हो। उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि यह किडनैपिंग उसके लिए कोई मुसीबत की तरक्की की सीढ़ी है। अगर उसने सही से दम खेला तो उसकी तो लॉटरी लग जाएगी। बिना कोई टाइम खोए वो फटाफट पैसों का इंतजाम करने निकल पड़ा। दूसरी तरफ एक अंधेरे और पुराने बेसमेंट में एक काले कपड़ों वाले गुंडे ने फोन रखा। सब रखो, इतना कहकर वो बाहर निकल गया और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। फिर उसने अपने बॉस के सामने झुककर कहा कि काम हो गया। ये बॉस कोई और नहीं बल्कि अपना लॉन्ग झांतियान था। उसने दरवाजे की तरफ देखकर एक ठंडी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर छोटे मालिक ये कौन सा नया नाटक कर रहे हैं। झातियान का स्टाइल तो सीधा है कि भाई जिसे मारना है उसे खानदान समेत खत्म कर दो और बात खत्म करो। लिंग बहनों ने मालिक को परेशान किया है तो उन्हें सीधा ऊपर का टिकट दे देना चाहिए था, और ये फू यूजे तो बस एक ट्रक के नीचे आने की दूरी पर है। फालतू में इतना दिमाग क्यों खपाना। उसने अपना सिर हिलाया और खुद से बोला कि शायद यही मुझ में और मालिक में फर्क है। बड़े खिलाड़ी शायद लोगों के जज्बातों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। इधर यूलोंग विला के अंदर आप एक बंद कमरे में बैठे हो। सामने मेज पर रेड वाइन रखी है और सामने 4 बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। इन स्क्रीन पर उसी पुराने गोदाम का नजारा दिख रहा है जहां लॉन्ग झांतियान ने पहले से ही कैमरे फिट कर रखे थे। अब वहां जो भी तमाशा होने वाला है
उसका आप लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हो। तभी सिस्टम की आवाज आई कि मालिक मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो मेरा ये नमूना सिस्टम मुझसे कह रहा है कि भाई तू हीरो बन जा और उन इन बहनों को बचा ले ताकि वो तेरे प्यार में दोबारा पागल हो जाए। सही में मतलब क्या मैं तुम्हें शक्ल से कोई सस्ता मजनू या पैदाइशी बेवकूफ दिखता हूँ? मैं यहाँ आराम से अपनी लाल शराब का मजा ले रहा हूँ और ये सिस्टम अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहा है। देखो भाई सीधी बात है, उन दोनों बहनों ने जो किया वो मेरे लिए एक मामूली मच्छर के काटने जैसा है। एक थप्पड़ मारो और किस्सा खत्म। इन पर अपना कीमती वक्त और बदला लेने का जज्बा कौन बर्बाद करेगा? लेकिन हाँ, उनकी उम्र पर मेरी नजर जरूर है। मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ जो उनके पीछे दुम हिलाता फिरूं और सिस्टम के इन फालतू मिशन को पूरा करूं। मेरा प्लान बड़ा सिंपल है, उन्हें मेरे सामने घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगनी होगी। तभी तो मैं उनकी सारी जिंदगी छीनकर अपने नाम कर पाऊंगा। मुझे सिर्फ सिस्टम के दिए हुए वो 3 साल नहीं चाहिए। अब कहानी पहुंचती है शहर के एक पुराने और कबाड़ हो चुके गोदाम में, जहां आधा घंटा बीत चुका है। हमारी दोनों बहनें कुर्सी से बंधी हुई चिल्ला रही हैं कि यूजे हमें बचा लो। तभी दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है हमारे महान हीरो फुयूजे की, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और कुछ नकाबपोश गुंडे उसे पकड़ कर ला रहे हैं। लिन यूकिंग तो डर के मारे ऐसे रो रही है जैसे किसी ने उसकी चॉकलेट छीन ली हो। वही दूसरी तरफ लिन युवई अपने होंठ चबाते हुए सोच रही है कि शुक्र है फुयूजे साथ है, वरना आज तो इनका राम नाम सत्य हो जाता। फुयूजे ने उन्हें देखकर एक ऐसी स्माइल दी जैसे वो कोई सूट की फिल्म का हीरो हो और गुंडों के बॉस लोंग झांतियान से कहा कि भाई मैं पैसे ले आया हूँ, अब इन लड़कियों को जाने दो। लोंग झांतियान ने भी बड़े मजे में कंधे उचकाए और कहा कि हाँ क्यों नहीं, हमें तो बस पैसों से मतलब है। लोंग झांतियां तो बड़ा उसूलों वाला आदमी निकला। अपने मास्क के पीछे एक टेढ़ी मुस्कान दबाते हुए उसने अपने चेले को इशारा किया कि जाओ और कैदी को छोड़ दो। पर जैसे ही वो चेला इन बहनों के पास पहुंचा उसके कदम अचानक रुक गए। सबकी नजरों के सामने वो मुस्कुराते हुए बोला, बॉस इनमें से छोड़ना किसको है? ये सुनते ही फुयूजे और उन बहनों का तो जैसे दिल ही बैठ गया। फुयूजे ने अपना थूक निगलते हुए बड़ी सावधानी से पूछा, ओ भाई साहब आपके कहने का मतलब क्या है? लोंग झांतिया ने बड़े ठंडे अंदाज में जवाब दिया, भाई सीधा सा मतलब है किसी एक को चुन ले, इन दोनों औरतों में से किसे आजाद करना है। फुयूजे की तो आंखें फटी की फटी रह गई और वो चिल्लाया, पर मैंने तो पूरे 1 मिलियन दिए हैं। लोंग झांतिया ने एक कमीनी हंसी के साथ कहा, हाँ भाई 1 मिलियन तो तूने दिए हैं, पर मैंने कब कहा था कि 1 मिलियन में 2 के साथ 1 फ्री मिलेगा? ये सुनते ही फुयूजे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने आओ देखा न ताओ सीधा लोंग झांतिया का कॉलर पकड़ लिया। पर भाई लोंग झांतिया की फुर्ती तो बिजली जैसी थी। इससे पहले कि फुयूजे कुछ समझ पाता एक जोरदार लात सीधा उसकी छाती पर आकर लगी। वार इतना तगड़ा था कि फुयूजे का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया और वो किसी टूटी पतंग की तरह उड़ता हुआ सीधा दीवार से जा टकराया। मुंह से खून निकलने लगा और ये मंजर देखकर लिन बहनों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बेचारे फुयूजे की हालत देखकर परेशान भी थी और अपनी जान को लेकर खौफ में भी थी। लोंग झांतिया ने बड़े नखरे से अपना कॉलर साफ किया जैसे किसी गंदी चीज ने उसे छू लिया हो और बोला, क्या फालतू चीज है यार, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? उसने अपने पीछे खड़े गुंडों को इशारा किया कि जाओ और इस नमूने की एक टांग तोड़ दो। अब जाकर उस अधमरे फुयूजे को समझ आया कि वो किसी फिल्म का हीरो नहीं है। उसे अब याद आया कि उसके सामने खड़ा यह आदमी कोई शरीफ इंसान नहीं बल्कि खून का प्यासा दरिंदा है और ये उसका अपना देश नहीं बल्कि सरहद के पार वो इलाका है जहाँ सिर्फ मौत का कानून चलता है और ये लोग अपनी उंगलियों पर खून लेकर घूमते हैं। अरे भाई 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 गलती हो गई, माफ कर दो। ये फुयूजे जमीन पर गिरकर ऐसे रहम की भीख मांग रहा है जैसे महीने की आखिरी तारीख को एम्प्लॉय अपने बॉस से सैलरी मांग रहा हो। पर हमारे लोंग झांतियन के चेले चपातों को दया माया से क्या लेना देना। उन्होंने एक मोटा सा लोहे का पाइप उठाया और फुयूजे की टांग पर ऐसा तगड़ा शॉट जड़ा कि पूरे कबाड़ खाने में उसकी ऐसी चीख गूंजी जैसे किसी ने बिना सुन्न किए उसका ऑपरेशन कर दिया हो। हालत इतनी खराब थी कि बेचारी लिन बहनें तो डर के मारे ये नजारा देख तक नहीं पा रही थी। कुछ ही मिनटों में फुयूजे का कचूमर निकल गया। अब लोंग झांतियान ने अपना बीपी हाई करते हुए कहा, अबे ओए मेरा टाइम खोटी मत कर, जल्दी चुन। सिर्फ 10 लाख का बजट है तो एक ही माल मिलेगा। देख भाई हम तो ठहरे शरीफ बिजनेसमैन जुबान के पक्के हैं, जल्दी चुन ले वरना तुम सब यहीं परमानेंट टाटा बाय बाय हो जाओगे। घड़ी की सुइयां भाग रही थी और लोंग झांतियान की नकाब के पीछे वाली आंखों में साक्षात यमराज नजर आ रहे थे। उसे देखते फुयूजे की ऐसी फटी कि उसे समझ आ गया कि यहाँ कोई मोल भाव नहीं चलने वाला। अब साला असली धर्म संकट तो ये है कि लिन युवई को बचाया लिन यूकिंग को। किसी एक को चुनना मतलब दूसरी को सीधा नर्क का वीआईपी टिकट थमाना है, ऊपर से उसकी टांग का जो कीमा बना है उसकी वजह से वो थर थर कांप रहा था। फुयूजे फिर से रोते हुए बोला, भाई साहब बड़े भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज दोनों को छोड़ दो ना। लेकिन विलेन भाई को तो अपना स्वैग दिखाना था। उन्होंने एक लात मारी और फुयूजे को फुटबॉल की तरह दूर फेंक दिया। फिर ठाका मारते हुए बोले, अब सिर्फ 2.5 मिनट बचे हैं, जब तक मेरा थोड़ा बहुत सब्र बाकी है तब तक अपना ये इमोशनल फैसला सुना दे वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बोलकर वो साइड में रखे सोफे पर बड़े आराम से टांग पर टांग चढ़ा कर बैठ गया और फुयूजे के मजे लेने लगा जैसे सामने कोई सस्पेंस फिल्म चल रही हो। ये तमाशा देखकर अब उसे समझ आ रहा था कि आखिर सीधा मार देना इतना बोरिंग क्यों है। इन 2 टके के आशिकों को सीधा गोली मारना तो इनके लिए किसी गिफ्ट जैसा होता। असली मजा तो इस तड़प को देखने में है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि तुम लोग धोखेबाज हो और तुम्हारी ये 2 में से एक को चुनने वाली शर्त बहुत ही घटिया है। पर भाई साहब हमारे लोंग झांतियान को ये फालतू की बकवास बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने बस अपनी उंगली से इशारा किया
और उसके चेलों ने जाकर उन दोनों के गालों पर जो रसीद काटी उसे देखकर रूह काम जाए। अब ये चेले कोई आम सड़क छाप गुंडे नहीं थे, बल्कि जंग के मैदान के वो शिकारी थे जिनके बाजुओं का साइज इन लड़कियों की जांघों से भी ज्यादा चौड़ा था। एक जोर का थप्पड़ पड़ते ही मोहतरमा का दिमाग घूम गया और उनके लाल होठों से खून की धार ऐसे बहने लगी जैसे नल खुल गया हो। उधर फुयूजे की तो फटके हाथ में आ गई थी और वो जमीन पर गिरकर भीख मांगने लगा कि भाई साहब मुझे मत मारो, ये सब गालियां मैंने नहीं दी हैं और मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। बेचारा फुयूजे बस एक चालाक ग्रेजुएट लड़का ही तो था जिसने असल जिंदगी के खूंखार मंजर कभी देखे ही नहीं थे। वो तो अपनी फटी हुई आंखों से लिन यूचिंग को देखकर सोच रहा था कि ये पागल औरत कितनी बेवकूफ है, जब अपनी जान दूसरों के हाथ में है तब भी पंगे ले रही है। उसके दिल में अब लिन बहनों के लिए सिर्फ नफरत भरी थी, क्योंकि उनकी वजह से ही आज उसे एक कुत्ते की तरह मार खानी पड़ रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसे पता होता कि ये लोग इतने खतरनाक हैं तो वो 10 लाख लेकर कब का रफू चक्कर हो गया होता। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ना तो अब पैसे बचे थे और न ही उसकी टांग सलामत रहने की कोई उम्मीद थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था और उसे किसी भी तरह एक को बचाकर यहाँ से बाहर निकलना ही था। इधर वो यूजे का दिमाग किसी पुराने कैलकुलेटर की तरह चल रहा था। वो अंदर ही अंदर हिसाब लगा रहा था कि किसे बचाऊं जिससे बैंक बैलेंस सबसे ज्यादा बढ़ जाए। भाई की लालच तो देखो, लिन युवई को भी समझ आ गया था कि ये बंदा बड़ा लालची है। उसने अपने दांत पीसे और बोली, अरे ओ गुंडो, तुम्हें पैसा ही चाहिए ना? मैं दा सिया के लिन खानदान की बड़ी बेटी हूँ, अगर आज मुझे जाने दिया तो तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगी। अब लोंग झांतियान और उसके चमचे तो ऐसे हंसे जैसे मैंने कोई घटिया जोक मार दिया हो। वो बोला, लिन मैडम क्या हम आपको शक्ल से बेवकूफ लगते हैं? एक बार छोड़ दिया तो तुम हमें ठेंगा दिखाओगी। वैसे भी तुम दोनों बहनें इतनी सुंदर हो कि तुम्हें कहीं भी बेचकर हमें तगड़ा मुनाफा मिल जाएगा। ये सुनते ही दोनों बहनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें पता था कि अगर ये दरिंदे उन्हें विदेश ले गए तो वहां उनका क्या हाल होगा। अब यूएई ने अपना आखिरी तुरुप का इक्का फेंका। उसने लोंग झांतियान की आंखों में देखते हुए चिल्ला, का तुम्हें पता भी है कि तुमने किन लोगों पर हाथ डाला है? हमदा सिया के सबसे बड़े और अमीर किन खानदान की होने वाली बहुएं हैं। अगर हमें कुछ हुआ तो वो तुम्हारी हड्डियां तक नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही लोंग झांतियान और उसके गुंडों को तोते उड़ गए। उसने सोचा था कि ये लड़की किसी छोटे मोटे रईस का नाम लेगी, पर यहाँ तो सीधा किन खानदान का बम फूट गया। बेचारा विलेन तो सदमे में चला गया और काफी देर तक सोचने लगा कि ये सब कब हो गया। ये लिन युवई तो ऐसे बात कर रही है जैसे पूरे शहर की रजिस्ट्री इसी के नाम हो। मतलब भाई, बंदी की हिम्मत तो देखो, ये सच में किन खानदान का नाम इस्तेमाल करके अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रही है। क्या इसे सच में याद नहीं है कि इसने खुद क्या कांड किए हैं? लोंग झांतियन को थोड़ी देर के लिए चुप देखकर लिन युवई को लगा कि उसका दांव चल गया है। उसे लगा कि किन खानदान का नाम सुनकर अच्छे अच्छे लोगों की पैंट गीली हो जाती है, चाहे वो देश में या विदेश में छुट्टी मना रहे हो। अब जब शेर चुप था तो ये बिल्ली और भी ज्यादा उछलने लगी। उसने सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार ही देती हूँ। पास खड़ी लिन युकिंग को भी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वो भी चिल्लाने लगी कि हाँ, हमें छोड़ दो वरना हमारे मुंह भैया तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। और ये फू यूजे भाई तो अलग ही लेवल का नमूना है। अपनी जान बचाने के लिए ये भी कहने लगा कि हाँ भाई, मैं भी किन खानदान के वजीफे पर पला हुआ स्टूडेंट हूँ, मेरा उनसे बड़ा गहरा रिश्ता है। प्लीज किन खानदान की इज्जत का वास्ता हमें छोड़ दो। लोंग झांतियन को इन लोगों की बकवास सुनकर इतनी हंसी आई कि वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और तालियां बजाने लगा। वो लिन युवई के पास जाकर उसके चेहरे के एकदम करीब झुक गया और बोला कि अच्छा, तो तुम किन खानदान की होने वाली बहू हो? उसने अपने आदमियों को इशारा किया और युवई का मोबाइल मंगवाया। वो बोला कि ले भाई, अभी के अभी फोन लगा। अगर किन खानदान वाले सच में तेरी मदद के लिए मान गए तो मैं तुझे इसी वक्त आजाद कर दूंगा। उधर अपने आलीशान विला में तुम आराम से सोफे पर पैर फैला के स्क्रीन पर ये सारा लाइव ड्रामा देख रहे थे। जब तुमने सुना कि ये लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा ही नाम जप रही हैं, तो तुम्हें अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। तभी तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की वो मशीनी आवाज गूंजती है। सिस्टम बोला कि मालिक, लगता है इन लिन बहनों के दिल में अब भी आपके लिए थोड़ी बहुत जगह बची है। पहले सिस्टम को समझ नहीं आ रहा था कि तुम ये सब नौटंकी क्यों होने दे रहे हो, पर अब उसे सब समझ आ गया है। तुम तो चाहते ये थे कि इन बहनों को अपनी असलियत और अपनी औकात का एहसास हो जाए। ये तरीका वाकई सीधा और असरदार था। आखिर इंसान को किसी चीज की कदर तभी होती है जब वो उसे पूरी तरह खो देता है। तभी टेबल पर रखे तुम्हारे फोन की घंटी बजने लगती है और स्क्रीन पर एक अननोन नंबर चमकता है। असल में तुमने लिन यूचिंग का नंबर तो पहले ही ब्लॉक कर रखा है, इसलिए उसकी तरफ से कॉल आने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब बेचारी लिन यूचिंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने फू यूजे का फोन उधार लेकर तुम्हें मिलाने की कोशिश की है। तुम तो बस मजे लेना चाहते हो, इसलिए कॉल उठाने का तो कोई इरादा ही नहीं है। तुम अपनी स्क्रीन पर बड़े चाव से सीसीटीवी फुटेज देख रहे हो। जैसे जैसे फोन की घंटी बजती जा रही है, वैसे वैसे स्क्रीन पर लिन युवई की हालत और भी खराब होती जा रही है। वहां खड़े लिन यूचिंग और फू यूजे के चेहरों पर भी मौत का सन्नाटा छा गया है। इस वक्त तुम ही उनकी आखिरी उम्मीद हो, और अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो समझो उनका काम तमाम हो गया है। फोन उठाओ ना। लिन युवई पागलों की तरह बार बार फोन मिला रही है और उसकी हालत बिल्कुल उस मछली जैसी हो गई है जिसे पानी से बाहर निकाल दिया हो। सिस्टम ये सब देखकर बड़ी हैरानी से पूछता है कि मास्टर, क्या आप वाकई कॉल नहीं उठाएंगे? ऐसा लगता है कि लिन परिवार की इन बहनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सुनकर तुम एक लंबी सांस लेते हो और शराब का गिलास मेज पर रखते हुए बड़े प्यार से सिस्टम की बेइज्जती करते हो। तुम कहते हो कि मानना पड़ेगा भाई, इस घटिया कहानी के सिस्टम होने की वजह से तुम्हारा दिमाग भी सठिया गया है।
तुम स्क्रीन की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाते हो और कहते हो कि इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि इन्हें बस इस बात का डर सता रहा है कि ये अब मरने वाले हैं, और अगर मान लो इन्हें अपनी गलती पता भी चल गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इन्हें माफ कर दूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर सिस्टम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है कि मास्टर, मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी सोच वाकई बहुत खतरनाक है। तुम बेफिक्र होकर अपने कंधे उचकाते हो और कहते हो कि मैंने कब कहा कि मैं कोई इंसाफ का देवता हूँ। माफी और अच्छाई जैसी बातें सिर्फ स्कूल के बच्चे और बेवकूफ लोग ही मानते हैं। लिन यूए हार मानने को तैयार नहीं है और उसने अब तक 10-12 कॉल कर दिए हैं, लेकिन हर बार उसे बस खाली घंटी ही सुनाई देती है। लिन यूए अब पूरी तरह टूट चुकी है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो खुद से बड़बड़ा रही है कि आखिर वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, क्या वो अब भी किसी बात को लेकर। अरे यार, इस लिन यूए को देखो, बंदी की जान पर बनी है और इसे लग रहा है कि सामने वाला हीरो छोटी सी बात पर नखरे दिखा रहा है। इसे लगता है कि जब ये इतनी बड़ी मुसीबत में है तो वो भाई साहब ही इकलौते सहारा है और उन्हें पुरानी नाराजगी भूलकर फोन उठा लेना चाहिए। मतलब देख रहे हो ऑथर का लॉजिक। बंदी मन ही मन कह रही है कि अरे हम बहनों का उस फू यूजे के साथ कोई चक्कर नहीं है, फिर भी ये लड़का शक की बीमारी पालकर क्यों बैठा है। लिन यूवेई ने उस गुंडे लोंग झांतियान के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि भैया प्लीज एक बार और ट्राई करने दो, इस बार मेरा मुंह भाई पक्का फोन उठा लेगा। पर झांतियान का पारा तो 7वें आसमान पर था। उसने बिना कुछ सोचे घुमा के एक जोरदार चांटा रसीद कर दिया। बोला, तो तू ही है वो किन खानदान की होने वाली बहू। लिन यूवेई तो चारों खाने चित होकर जमीन पर जा गिरी, पर विलेन भाई का मन इतने से कहां भरने वाला था। उसने दूसरा हाथ भी साफ कर दिया और एक और थप्पड़ चिपका दिया। बोला, मैं भी सोचूं कि मुझे शहर के सबसे बड़े किन फैमिली के वारिस की सगाई की खबर क्यों नहीं मिली। तू तो साला सबको चूना लगा रही थी। झांतियान ने खड़े होकर अपनी कलाई घुमाई और बोला कि चलो भाई, ये फालतू की नौटंकी बंद करो, मुझे तुम लोगों की ये घटिया एक्टिंग देखने का कोई शौक नहीं है। फिर उसने दूसरी तरफ खौफ में डूबे उस फू यूजे को देखा और कड़क आवाज में पूछा, क्यों छोटे, फैसला कर लिया या अभी भी दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है? अगर अभी नहीं बताया तो तुम तीनों आज यहीं पर परलोक सिधारोगे। उधर फू यूजे की हालत पतली थी, उसे गुंडों ने टांग रखा था और मास्क के पीछे छिपी वो कातिल आंखें उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कच्चा चबा जाएंगी। अब असली अग्नि परीक्षा का टाइम था। फू यूजे थर-थर कांप रहा था और उसकी फटी हुई नजरें कभी लिन यूवेई पर तो कभी लिन यूकिंग पर जा रही थी। बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि किसकी जान बचाओ किसकी बलि चढ़ाए। झांतियान ने 3 तक की उल्टी गिनती शुरू कर दी और माहौल ऐसा जम गया जैसे किसी ने ऑक्सीजन ही खींच ली हो। जमीन पर पड़ी लिन यूवेई खौफ के मारे उठने की कोशिश तो कर रही थी, पर मौत को इतने करीब देखकर उसके शरीर ने पूरी तरह जवाब दे दिया था। मौत के सामने जब चॉइस करने की बारी आती है ना, तब इंसान अपनी असली औकात पे आ जाता है। अगर यहाँ कोई पीछे छूट गया तो उसका अंजाम क्या होगा ये सब जानते हैं। इन ठड़की मर्दों का खिलौना बनना और बिकना मौत से भी होने वाला था। यूकिंग भी बुरा नर्क होने वाला था। लिन यूकिंग भी बुरी तरह डरी हुई थी। उसे बस यही उम्मीद थी कि फू यूजे उसे चुन ले। यूजे प्लीज मुझे चुन लो। तो बड़ी दीदी लिन यूए अचानक चिल्लाई कि यूजे मुझे चुनो, लिन खानदान की बड़ी बेटी और असली वारिस हूं मैं। तुम्हें अपनी छोटी बहन से कहीं ज्यादा प्यार करती हूँ। मतलब वाह दीदी वाह, क्या पलटी मारी है। ये सुनकर यूकिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी बंद आंखें झटके से खोली और अपनी सगी बहन को ऐसे देखने लगी जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। और हमारे मजनू फू यूजे ने भी आखिर में अपना फैसला सुना ही दिया। उसने कहा कि मैं यूएई दी को चुनता हूँ। और बस लिन यूएई को तुरंत हुए उस काल कोठरी से बाहर निकल गया। वो फू यूजे का सहारा लेकर कांपते हुए उस काल कोठरी से बाहर निकल गई। लिन यूकिंग वही कुर्सी पर बंदी रह गई। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी और दिल में अंधेरा छा गया था। पर इसकी कीमत यह थी कि यूकिंग को हमेशा के लिए उस नरगुम्बई आजाद धीरे धीरे बंद हुआ और प्यारा बॉयफ्रेंड फू यूजे छोड़ दिया गया। उधर यूलोंग मिशन के अंदर एक बड़ी सी मॉनिटर स्क्रीन पर लिन यूकिंग का चेहरा साफ दिख रहा था। उसका पूरा चेहरा एंथेमेट अन्न में डूबा था, पर उसकी आंखों में छाई वो नफरत साफ देखी जा सकती। इसे ही कहते हैं इंसानियत का असली चेहरा। पर अपने सबसे करीबी इंसान का धोखा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। यूकिंग के दिल में नफरत का एक जहरीला बीज बो दिया था। यूकिंग के दिल में नफरत का एक जहरीला बीज बो दिया गया था और इधर आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तमाशा देखकर आपको बड़ा मजा आ रहा था। यहाँ तक कि सिस्टम की भी इसे देखकर फट गई थी। आपकी आंखों में प्यार और इमोशन का नामो निशान नहीं था। सिस्टम की नजर में आप बस एक ऐसे शैतान थे जो लोगों के जज्बातों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। दूसरी तरफ लिन खानदान में लिन शाओ लिन शाओ की हालत अभी ऐसी है जैसे किसी ने जलते हुए तवे पर नंगे पैर खड़ा कर दिया हो। अभी कुछ देर पहले ही बटलर का फोन आया था कि वेकेशन आइलैंड से लिन बहनें ऐसे गायब हो गई हैं जैसे सरकारी ऑफिस से जरूरी फाइलें। अब लिन शाओ के घटिया दिमाग में ये बात घूमने लगी कहीं उसकी दोनों बेटियां उस फू यूजे के साथ रफू चक्कर तो नहीं हो गई। भाई साहब, इसे लगा कि एक के साथ एक फ्री वाला स्कीम चल रहा है क्या। अब असल में यही दोनों बेटियां लिन शाओ का आखिरी पत्ता थी जिसके दम पर वो अपनी डुबती नैया पार लगा सकता था। अगर वे वापस नहीं आई तो यह किन खानदान वालों को क्या जवाब देगा। तभी अचानक इसके फोन की घंटी बजी। बटलर ने ऐसी खबर सुनाई कि लिन शाओ के होश उड़ गए। खबर मिली कि उसकी दोनों बेटियों का किडनैपिंग हो गया और ये तो बस शुरुआत थी। किडनैपर्स ने छोटी बेटी लिन यूकिन को तो गायब ही कर दिया और बड़ी बेटी लिन यूकी को फू यूजे ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। लिन सो एकदम सुन पड़ गया क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा तगड़ा पोपट हो जाएगा। बड़ी बेटी तो मौत के मुंह से निकल आई, पर छोटी वाली का कुछ अता पता नहीं था।
खैर किस्मत अच्छी थी कि बटलर की हिफाजत में लिन यूवेई और फुयूजे हॉस्पिटल पहुंच गए। चेकअप के बाद पता चला कि लिन यूवेई को बस छोटी मोटी खरोच आई है, पर हमारे मजनू भाई फू यूजे की एक टांग टूट गई है। चोट इतनी गहरी है कि अब उसे अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर बैठकर गुजारनी होगी। पर हमारे इस पत्थर दिल बाप लिन शाओ को फू यूजे की टांग से क्या लेना देना। उसे बस अपनी बड़ी बेटी के सही सलामत होने की फिक्र थी, ताकि उसका बिजनेस वाला सौदा खराब ना हो। अपने गुस्से और सदमे को किसी तरह पीते हुए उसने बटलर को हुक्म दिया कि तुम वहां पहरा दो और परसों तक बड़ी बेटी हर हाल में घर आ जानी चाहिए। रही बात छोटी बेटी यूकिन की, तो उसने साफ कह दिया कि फौरन पता लगाओ किस माई के लाल ने लिन खानदान की बेटी को छूने की हिम्मत की है। वैसे देखा जाए तो इसके सितारे ही गर्दिश में चल रहे हैं। कंपनी डूबने की कगार पर है, छोटी बेटी गायब हो गई और इसकी बीवी वू यिंगशुए को किन परिवार वालों ने जो बेइज्जती का प्रसाद दिया है, उसे याद करके तो किसी का भी कलेजा फट जाए। सारा सियापा इन दो दिमाग से पैदल लड़कियों की वजह से हुआ है। अगर ये उस भिखारी फू यूजे के साथ छुट्टियां मनाने नहीं जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बाप बेचारा अंदर ही अंदर फू यूजे की बोटी बोटी काटने का सोच रहा है, पर अब मजबूरी है कि जो रायता फैल गया है उसे कैसे समेटा जाए। इधर आइलैंड के अस्पताल में जैसे ही मैनेजर बाहर फोन करने गया तो कमरे में मौजूद लिन यूएई बड़े ध्यान से फू यूजे को ऐसे घूरने लगी जैसे कोई सास अपनी बहू को घूरती है। यूएई को पता है कि मामला गंभीर है, इसलिए वो तुरंत अपना झूठ वाला स्क्रिप्ट रेडी कर लेती है। उसने एक मस्त फिल्मी कहानी बनाई जिसमें हीरो को कोई चॉइस नहीं दी गई थी। कहानी ये थी कि गुंडे दोनों को किसी ऐसी जगह भेजने वाले थे जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी, पर तभी हमारा ये मजनू बीच में कूद पड़ा। इसने अपनी टांग तुड़वा ली पर यूएई को बचा लिया और बेचारी यूचिन को गुंडे अपने साथ उठा ले गए। अब ये इतना बड़ा सफेद झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि इसने अपनी सगी बहन को खाई में धक्का दिया है तो इसकी प्रॉपर्टी और इज्जत दोनों का स्वाहा हो जाएगा। वैसे तो ये अपनी बहन से प्यार करती है, पर तभी तक जब तक उसकी अपनी गद्दी खतरे में न आए। अब बहन बहन नहीं रही बल्कि इसके रास्ते का पत्थर बन गई है। उधर फू यूजे बेचारा प्लास्टर लगवाए बैठा है और शक्ल ऐसी बनाई जैसे किसी ने उसकी बिरयानी चुरा ली हो। वो यूचिन के बारे में पूछ रहा है, पर यूवेई के दिमाग में तो अलग ही कलेश चल रहा है। उसके दिल में थोड़ा दर्द तो है, पर उससे कहीं ज्यादा डर है। सच तो यह है कि वो अब मन ही मन दुआ मांग रही है कि काश वो गुंडे उसकी बहन को हमेशा के लिए गायब ही कर दे, ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। लिन यूवेई धीरे से फुसफुसाती है कि अच्छा होगा अगर वो चुड़ैल पूरी जिंदगी वापस ना आए, क्योंकि अगर वो लौट आई तो भाई तेरे तो पक्का बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। अब फू यूजे भी कोई दूध का धुला नहीं है, वो तो बस नाटक कर रहा था ये देखने के लिए कि लिन यूवेई का स्टैंड क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि बहन के चक्कर में उसकी खुद की लंका लग जाए। जब उसे यकीन हो गया कि दीदी पूरी तरह उसके साथ ही है तो वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, यूवेई दीदी, अब तो मेरा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप मुझे अकेला छोड़ तो नहीं दोगी ना। लिन यूवेई ने उसकी प्लास्टर वाली टांग की तरफ देखा और उसे बड़ा दुख हुआ। बोली, तू चिंता मत कर, अब कोई तुझे हाथ भी नहीं लगाएगा क्योंकि तूने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था। अब दीदी के दिमाग में पुराना ड्रामा चल रहा है कि उस दिन उन्हें इतने फोन किए पर उस लड़की ने एक भी कॉल नहीं उठाया, वरना इन मामूली गुंडों की क्या औकात थी कि वो फू यूजे की टांग तोड़ते और उसकी अपनी बहन को ही अगवा करके ले जाते। लिन यूवेई ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और मन ही मन कसम खाई कि जैसे फू यूजे ठीक होगा वो उस लड़की को घसीट कर लाएगी और घुटनों के बल बिठाकर माफी मंगवाएगी। उसे लग रहा है कि वो जो चाहेगी वैसा ही होगा, पर उसे क्या पता कि दूर राजधानी में बैठकर तुम ये सारा सर्कस लाइव देख रहे हो। तुमने मजे से स्क्रीन बंद की और सीधे लोंग झांतियान को फोन लगा दिया। तुमने उसे सॉफ्ट ऑर्डर दिया कि लिन यूवेई को थोड़ा टॉर्चर करो और फिर कल उसे मेरे पास लेकर आना। बस ध्यान रखना कि वो गलती से मर ना जाए, क्योंकि तुम्हें इन दोनों सगी बहनों को आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हुए देखने का बड़ा शौक चढ़ा है। लोंग जानतियन के चेहरे पर वही विलेन वाली जहरीली मुस्कान थी। अब जब सारा तमाशा थोड़ा शांत हुआ तो भाई ने अपना महंगा वाला सूट पहना और कंपनी की तरफ निकलने वाला था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। उधर से एक बड़ी ही मासूम और सहमी हुई आवाज आई, मास्टर मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गई हूँ, क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? जानतियन के तो होश ही उड़ गए। उसने हैरानी से पूछा, बिंग्याओ, तुम इस वक्त राजधानी वाले एयरपोर्ट पर क्या कर रही हो और क्या तुम्हारी आंखें अब ठीक हैं? फोन के उस तरफ से लड़की की चहकती हुई आवाज आई। उसने कहा, मास्टर, आपकी मेहरबानी से आपने जो एक्सपर्ट डॉक्टर भेजे थे वो बहुत ही कमाल के निकले, अब मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। तभी अचानक जानतियन के दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन बजा, जैसे किसी फालतू यूट्यूब वीडियो के बीच में ऐड आ गया हो। सिस्टम ने बताया कि इस लड़की का नाम सिया बिंग्याओ है और इस शंघाई के बहुत ही भारी दुख भरी कहानी की हीरोइन है। ये शंघाई के बहुत बड़े रईस सिया होंगजुन की असली बेटी है। इसकी किस्मत तो हमारे यहाँ के पुराने सीरियल से भी ज्यादा खराब रही है। 18 साल पहले जब सिया होंगजुन की पत्नी सुचिया ने इसे जन्म दिया तो उनकी एक जलने वाली सहेली ने अपनी बेटी को बिंग्याओ के साथ बदल दिया था। उस औरत ने अपनी जलन निकालने के लिए बिंग्याओ को बचपन से इतना मारा और टॉर्चर किया कि ये बेचारी सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रही थी और अपनी आंखों की रोशनी तक खो बैठी थी। 3 साल पहले कड़ाके की ठंड में ये बस मरने वाली थी कि तभी हमारे हीरो ने इसे बचा लिया था। जानतियन को मानना पड़ा कि ये सिस्टम सच में जासूसी करने में बहुत तेज है। उसे धुंधला सा याद आया कि कैसे 3 साल पहले उसे ये खूबसूरत लेकिन लाचार लड़की मिली थी जिसे उसके माँ बाप ने ही मरने के लिए छोड़ दिया था। जानतियन ने एक लंबी सांस ली और अपने ड्राइवर को हुक्म दिया कि कंपनी जाने का प्लान बात के लिए छोड़ो और पहले एयरपोर्ट चलो। टाइगर जो आज जानतियन की गाड़ी चला रहा था वो भी ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, मास्टर, क्या छोटी मालकिन की आंखें सच में ठीक हो गई हैं?
जानतियन ने भले ही बिंग्याओ को हमेशा एक नौकरानी की तरह ही समझा था, पर उस बेचारी में जरा भी घमंड नहीं था और वो घर के लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। उसके घर का हर नौकर उसके साथ ऐसे घुलमिल कर रहता था जैसे लंच ब्रेक में ऑफिस वाले। सब उसे बहुत चाहते थे। टाइगर भाई हंसते हुए बोले कि भाई साहब, उस लड़की की आंखें क्या ठीक हुई? वो तो रॉकेट बनकर वापस आ गई। पक्का वो हमारे छोटे मालिक को बहुत याद कर रही थी। इसके बाद टाइगर ने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे एयरपोर्ट की तरफ भगा दी। अब एयरपोर्ट के अंदर का सीन देखो। सफेद शर्ट और नीली स्कर्ट में वो लड़की वेटिंग रूम में ऐसे बैठी थी जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो। और भाई जैसे ही उसने तुम्हें देखा, उसकी आंखों में ऐसी चमक आई जैसे फ्री का वाईफाई मिल गया हो। पहले वो तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकती थी, पर अब उसने एक झटके में तुम्हें पहचान लिया। ये बड़ी अजीब और फिल्मी फीलिंग थी यार, कभी खुशबू से तो कभी आवाज से या फिर छूने से। इसे कहते हैं औरतों का खतरनाक छठा सेंस। मतलब अगर वो अंधी भी होती तब भी तुम्हारे पास आती उसे पता चल जाता कि उसका हीरो आ गया है। सिया बिंग्याओ खुशी के मारे तुम्हारी तरफ दौड़ी और सीधा तुम्हारी कमर से लिपट गई। भाई तुम तो एकदम सन्नरे में। मनी सोचने बच्ची तो बड़ी हो गई है और अब इसे फुटबॉल से गोल करना भी आ गया है। आखिर अब वो 18 साल की हो चुकी थी और कुदरत ने उस पर अपनी पूरी कृपा बरसाई थी। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो और उसने उसे छोड़ और शर्मा से सिर नीचे कर लिया। वो बोली कि माफ करना छोटे मालिक, में कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई थी। तुम बस मुस्कुरा दिए और प्यार से उसकी नाक खींचते हुए बोले कि इतनी हिम्मत कहाँ से आती है रे तुझमें? आंखें अभी ठीक हुई हैं और तू आराम करने के बजाय यहाँ भाग आई। कम से कम कुछ दिन तो हॉस्पिटल में रुक जाती। शिया बिंग्याओ ने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा कि मुझे अपनी बॉडी का पूरा भरोसा है मालिक, और वैसे भी मैं आपको अपनी इन आंखों से देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। पास खड़े टाइगर भाई ने तो अपना दिल ही पकड़ लिया जैसे किसी ने उनका मोबाइल छीन लिया हो। वो बोले कि भाई साहब, लगता है बिटिया की आंखों में सिर्फ छोटे मालिक ही बसते हैं। अरे मैं भी तो इसका गुरु रह चुका हूं, पर मुझे तो किसी ने भाव ही नहीं दिया। वैसे जब शिया बिंग्याओ पहली बार चिन खानदान में आई थी तब वो अपनी वैल्यू साबित करने के लिए पागलों की तरह मेहनत करती थी। उसने बहुत कुछ सीखा और यहाँ तक कि उसने मार्शल आर्ट्स भी सीख लिया, जो सच में हैरान करने वाली बात थी। उस वक्त अंधी सिया बिंग्याओ मार्शल आर्ट्स में किसी कुंफू जीनियस से कम नेताई थी। उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि वो बिना ये बता सकती थी कि सामने वाला बंदा किस तरफ से हमला करेगा। तो मौका कोमल हाथ थामे किंगसी मैंशन की तरफ बढ़ी रहे थे कि वहां तो पूरा माहौल ही बदल गया था। करीब 12 काले सूट वाले भारी भरकम लोग एक छोटे बालों वाले लड़के के पीछे थे, जैसे कोई सेल इतना सब पड़ा था कि कोई भी उसे सस्ता नशा कर लिया हो। उसका चेहरा इतना सफेद पड़ा था कि कोई था जैसे गलती से कोई अस्पताल का पेस्ट समझ ले। अब इतने कमजोर शरीर के साथ वो उन सांड जैसे गुंडों से भला कैसे बच पाता? थोड़ी है दूर जाकर वो लड़का धड़ाम से गिर पड़ा और 2 गुंडों उसे दबोच लिया। उनमें से एक गुंडे ने उसके पास झुककर बड़े पैर से कहा कि बेटा, तेरा ग्रेजुएशन पास आ गया है और तू भागने की फिराक में। ग्रेजुएशन का नाम सुनते ही बेचारा लड़का ऐसे कांपने को देख लिया हो। वो हाथ जोड़कर भीख मांगने लगा कि मुझे उस नर्क जैसी जगह पर वापस मत ले जाओ। पर गुंडे बड़े जालिम थे। वो बोले कि तुझे सिया मैडम ने ट्रेनिंग के लिए भेजा था, अब कोर्स पूरा हुआ है तो घर तो चलना ही पड़ेगा, और अब कोर्स पूरा हुआ है तो घर तो चलना ही पड़ेगा। उन्हें उसे कॉलर से पकड़कर किसी कचरे की बोरी की तरह उठा लिया। जब आसपास के लोग और एयरपोर्ट के गार्ड्स उन्हें रोकने के लिए आगे आए तो एक गुंडे ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। अरे भाई लोग, टेंशन मत लो, हम यूनशान मेंटल हॉस्पिटल से हैं। ये लड़का हमारा ही मरीज है जो कुछ वजहों से भागने की कोशिश कर रहा था। हमें डर था कि कहीं ये समाज के लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दे, इसलिए हमने इसे वक्त रहते दबोच लिया। आप सबको हुई तकलीफ के लिए हमें बहुत खेद है। अब उन काले कपड़ों वाले गुंडों ने ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करी और ऊपर से अपने नकली ID कार्ड भी दिखा दिए कि एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स भी पिघल गए। उन्होंने बड़ी आसानी से उस जवान लड़के को उन दरिंदों के हवाले कर दिया और किसी ने भी उस लड़के की आंखों में छिपे मौत के डर को नोटिस तक नहीं किया। चलो भाई, तमाशा खत्म। पर तुम वहीं पास में एयरपोर्ट की रेलिंग पर झुके हुए ये सारा नजारा बड़े मजे से देख रहे थे। तुमने अपनी आंखें सिकोड़ी और सोचा कि ये यूनशान मेंटल हॉस्पिटल तो बस एक रैपर है भाई। असलियत में इस डब्बे के अंदर की चीज का नाम यूनशान एकेडमी है, जो शहर से दूर एक बिल्कुल सुनसान और वीरान पहाड़ी इलाके में बसी हुई है। अमीर लोग अपनी जुबान में इसे नांदे एकेडमी भी कहते हैं। दिखने में तो ये जगह बड़े खानदान के वारिसों को तमीज सिखाने वाली लगती है, पर असल में ये उन रईस लोगों का कूड़ादान है। जो भी नाजायज बच्चा, बिगड़ा हुआ शहजादा या फिर फालतू का प्रेमी उनके रास्ते का कांटा बनता है, उसे यहीं टॉर्चर होने के लिए भेज दिया जाता है। सुनने में ये बात किसी घटिया फिल्म की कहानी जैसी लगती है, पर क्या करे भाई, दुनिया में अमीरों के चौचले भी तो अलग ही लेवल के होते हैं। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की घंटी बजी। मालिक, आपकी तो लॉटरी लग गई है। एक और दुखियारी कहानी वाला हीरो आपके सामने खड़ा है। इसका नाम शू जियान है। ये भाई साहब शंघाई के एक बहुत बड़े खानदान की लड़की शिया रुयान के मजनू बनने चले थे। इन दोनों को पहली नजर में प्यार तो हुआ, पर इनकी गरीबी और लड़की की अमीरी के बीच में हिमालय जैसी दीवार खड़ी थी। ऊपर से उस शिया रुयान का वो चिपकू मेल बेस्ट फ्रेंड, उसने तो आग में घी डालने का काम किया ताकि शू जियान कभी उस लड़की के करीब ना आ पाए। तो भाई असलियत यह है कि शिया रुयान मैडम सिर्फ जायदाद की भूखी निकली। अपने बाप शिया होंगचुन के महान कारनामों की वजह से इस लड़की ने उस जी बोड़ा नाम के नमूने की बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया और बेचारे शू जियान पर शक
करने लगी। हद तो तब हो गई जब 1 साल पहले इसे लगा कि सुजियान कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहा है, तो इसने जी बोडा के कहने पर उसे उठाकर सीधे नांदे एकेडमी के नरक में डाल दिया। अब ये नाम सुनकर कोई हाई स्कूल वाली फील मत लेना, क्योंकि ये असल में एक गंदा नर्क है जहाँ स्टूडेंट्स को इंसान नहीं बल्कि जानवर समझा जाता है। वहाँ उस बेचारे ने पूरे 1 साल तक जो जिल्लत झेली है, उसे देखकर तो मेरा भी कलेजा मुंह को आ गया। सच में भाई, इस कहानी का राइटर पक्का सडिस्ट है, जिसने हीरो की जिंदगी को ऐसे टॉर्चर वाली फिल्म बना दिया है, और ऊपर से ये बेचारा हीरो पिटने के लिए ही पैदा हुआ है। खैर, मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसे वहाँ कितनी मार पड़ी। मुझे तो बस उस सिया रुयान से मतलब है जो उसी अमीरजादे सिया होंगचुन की औरत है। जी हाँ, ये वही लड़की है जिसने हमारी सिया बिंगयाओ की जगह ली और उसकी पूरी लाइफ ही एक्सचेंज कर ली। जब मैंने पहले बिंगयाओ की मदद करनी चाहिए थी, तब उसने मुझे रोक दिया था। उसे कोई हमदर्दी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो उस धोखेबाज सिया होंगचुन और उसकी उस 2 कौड़ी की औरत का कच्चा चबा जाना चाहती है। आखिर जायदाद पर असली हक तो उसी का था ना, जिसे इन लोगों ने हड़प लिया। ऊपर से बिंगयाओ की अपनी सगी माँ का भी कोई अता पता नहीं है, और ये बात उसे बहुत परेशान कर रही है। बस इसीलिए इसे चिन उस सिया खानदान के फटे में पैर नहीं अड़ाया था। इसके अलावा किनमो को एक और खास जानकारी मिली। इस खुफिया नोट में लिखा था कि हमारे ये भाई साहब सुजियान किस्मत के चुने हुए हीरो है, और इनकी बॉडी ऐसी है जो आम इंसानों के बस की बात नहीं है। चोट लगते ये इतनी जल्दी ठीक हो जाते हैं कि साइंस भी अपना सर पीट ले। पर भाई, किस्मत का खेल देखो, इसी तगड़ी हीलिंग पावर की वजह से नांदे एकेडमी में बेचारे को आम लोगों से कई गुना ज्यादा टॉर्चर और दर्द झेलना पड़ा। मतलब सुकून से मरना भी नसीब नहीं है। इसे देखकर किनमो के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, क्या ये सुपर रीजनरेशन है? अब देखो भाई, ये मेरे लेवल का तो नहीं है, पर आम इंसानों की लिमिट से इतना ऊपर है कि इसे सुपर पावर तो कह ही सकते हैं। जैसे कुछ लोग पैदाइशी बहुत ताकतवर होते हैं, या किसी में वायरस से लड़ने की पावर होती है। कुदरत भी बड़े अजीब करिश्मे दिखाती है, और अरबों की आबादी में ऐसे 1-2 अजूबे मिलना तो नॉर्मल बात है। सच बताऊं तो किनमो को इस एबिलिटी में काफी दिलचस्पी हो रही थी, पर बस उतनी दिलचस्पी थी जितनी हमें फ्री के नेटफ्लिक्स पासवर्ड में होती है। तमाशा खत्म होने के बाद किनमो ने सबको वहां से निकलने का इशारा किया, पर तभी उसकी नजर सिया बिंगयाओ के चेहरे पर पड़ी, जो धीरे धीरे ठंडा और गंभीर होता जा रहा था। क्योंकि वो पहले अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी, इसलिए सिया बिंगयाओ का चेहरा अपने हीरो के कान किसी मोहल्ले वाली चाची से भी ज्यादा तेज है भाई। क्योंकि उसने साफ सुन लिया था कि वो लोग सिया खानदान का जिक्र कर रहे थे। मतलब अभी जिस लड़के को किडनैप किया गया है, उसका सिया फैमिली से कोई गहरा कनेक्शन है। चिन्मो ने फौरन पूछा कि क्या उन्हें यहीं पर ढेर कर दूं? सिया बिंगयाओ झटके से अपने ख्यालों से बाहर आई और सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मास्टर, इसकी जरूरत नहीं है। शिया खानदान का एक हिसाब मैं खुद अपने हाथों से बराबर करूंगी। एयरपोर्ट की रेलिंग के पास खड़ी उस लड़की के काले घने बाल किसी शैम्पू के विज्ञापन की तरह हवा में लहरा रहे थे, और सूरज की रोशनी उसकी दूध जैसी सफेद स्किन पर ऐसे पड़ रही थी जैसे भगवान ने खुद कोई महंगा फिल्टर लगा दिया हो। उसकी आंखों की वो पुरानी बोरिंग पट्टियां अब हट चुकी थी और उनकी जगह अब नीली चमकती पुतलियों ने ले ली थी, जो किसी साफ नीले आसमान की तरह दिख रही थी। रोशनी वापस आने के बाद उसकी आंखों में ये बदलाव परमानेंट हो गया था, पर चिन्मो को उसका ये नया लुक पहले से कहीं ज्यादा कूल लग रहा था। हालांकि उन आंखों में इस वक्त प्यार नहीं बल्कि नफरत की एक तगड़ी आग धधक रही थी, जैसे किसी साउथ की फिल्म का बदला वाला सीन चल रहा हो। चिन्मो को उसका ये कड़क मिजाज और एटीट्यूड बड़ा पसंद आया, क्योंकि उसे भी ऐसी तेवर वाली लड़कियां जमती हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला, बहुत बढ़िया, अब चलो पहले मेरे साथ। चलो, कंपनी से होकर आता हूँ, फिर रात को तुम्हारी पसंदीदा रोस्टेड डक खाएंगे। चिन्मो ने लड़की के बालों को सहलाते हुए कहा और वहां से चला गया। रात के वक्त यू रॉन्ग मेंशन में काफी हलचल थी। आखिर सिया बिंग याओ वापस जो आ गई थी, जिससे इस खाली पड़े बंगले में जैसे जान आ गई हो। कम से कम घर के नौकर चाकर तो इस लड़की को बहुत पसंद करते थे। फिर मौज मस्ती खत्म हुई और जब चिन्मो अपने कमरे में सोने पहुंचा तो बेचारा हैरान रह गया। हमारी ये डरी सहमी सी लड़की एकदम मासूम बनकर उसके बिस्तर में घुसी हुई थी। मतलब भाई, इन मानहुआ कहानियों में लड़कियों को सिक्योरिटी की इतनी कमी होती है कि उन्हें लगता है हीरो का बिस्तर गर्म करना ही दुनिया का सबसे महान काम है। चिन्मो मुस्कुराया और बोला, अरे अब तो तुम बड़ी हो गई हो, क्या अब भी बेड गर्म करने वाला ये पुराना बहाना चलेगा? शिया बिंग याओ ने रजाई से अपना आधा चेहरा छुपा लिया और सिर्फ अपनी वो बड़ी बड़ी आंखें बाहर रखी। वो कांपती आवाज में बोली, ये तो शिया का काम है मालिक। आपको बहुत ठंड लगती है, इसलिए किसी को तो बिस्तर गर्म करना ही पड़ेगा ना। अब सिया को भी पता था कि जवान होने के बाद ऐसी हरकतें करना थोड़ा अजीब है, पर क्या करे, उसके लिए चिन्मो ही उसका सब कुछ था और इस पूरी दुनिया में उससे अच्छा इंसान कोई नहीं था। शिया मदहोश होकर चिन्मो के लिए बिस्तर गर्म करते हुए वहीं लेटी रही। अंधेरे भरे दिनों में वही उसके लिए एक लौती सुकून वाली गर्माहट थी। चिन्मो ने सिया बिंग याओ की तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और बिना कुछ बोले बस रही तानकर उसके पास लेट गया। पुरानी आदतों की तरह सिया किसी चिपको बिल्ली की तरह चिन्मो के साथ सट गया। पुरानी और गोरा हाउस से उसकी कमर को की तरह चिन्मो के सकड़ लिया। पतले से कपड़ों के पार उसे चिन्मो की लोहे जैसी सख्त मसल्स साफ महसूस हो रही थी। अब सिया का चेहरा तो शर्म से लाल हो ही रहा था, लेकिन चिन्मो के भी तोते उठ चुके थे, क्योंकि ये ननी सी जान अब काफी बड़ी हो गई है। जब वो चिन्मो से चिपकी तो उसे दो दबे हुए गुब्बारों जैसा एहसास हुआ। 3 साल पहले की तुलना में भाई अब तो मामला ही बदल चुका था। चिन्मो की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता देख सिया ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और पूछा कि मालिक, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? इससे पहले कि चिन्मो कुछ जवाब दे पाता, सिया ने दबी आवाज में कहा कि अगर आप हैं तो मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ।
अपनी ही बात पर उसे इतनी शर्म आई कि उसने फौरन चेहरा रजाई में छुपा लिया और नीचे की तरफ दुबक गई। चिन्मो की तो आंखें फटी की फटी रह गईं और वो बस इतना ही बोल पाया कि बिंग याओ तुम क्या कर रही हो। इसी के साथ शुरू होता है 20वां चैप्टर, जहां शहर के बाहर वाले विला में लिन यूचिंग वापस लौट आई है और अगली सुबह हो चुकी है। नींद के मजे ले रहे चिन्मो को तभी लोंग झांतियान का फोन आ जाता है। बंदे ने फोन उठाते ही खबर दी कि मालिक लिन यूचिंग को हमने पकड़ लिया है और वो अभी शहर के बाहर वाली विला में है, क्या आप उसे देखने आएंगे। मानना पड़ेगा ये लोंग झांतियान तो किसी सुपरफास्ट डिलीवरी वाले से भी तेज निकला, जो बिना रुके पूरी रात लिन यूचिंग को लेकर राजधानी वापस आ गया। चिन्मो बस इतना कहता है कि ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ और फोन काट देता है। तभी उसकी नजर अपनी प्यारी सिया बिंगयाओ पड़ती है जो जाग चुकी थी। वो रजाई के अंदर अपना चेहरा छुपाकर बस अपनी छोटी छोटी आंखों से चिन मोको को ऐसे निहार रही थी जैसे कोई नया नवेला जोड़ाओ, और बोला कि अरे अब क्या शर्माना, कल रात क्या तुमने मुझे नहीं देखा था। शिया बिंगयाओ तो बेचारी शर्म से लाल हो गई और अपना पूरा चेहरा रजाई में घुसा लिया। असल में कल रात तो भावनाओं में बहकर उसे शर्म नहीं आई, लेकिन अब जब सूरज सर पर है और ऊपर से चिन्मो बिना शर्ट के उसके सामने खड़ा है तो उसे कल रात की एक एक डिटेल याद आने लगी। बेचारी का मन कर रहा था कि कोई कर बोला कि चलो चिन्मो उसकी हालत देखो कोई ना मिल जाए और वो उसमें छुप जाए। अब और नहीं सताता, मुझे थोड़ा काम है, तुम आराम करो। इसके बाद चिन्मो अपने कपड़े पहनकर बेड से उतरा और जाते जाते सिया बिंगयाओ के पीछे एक प्यार भरा थप्पड़ रसीद कर दिया। चीजें काफी लचीली और मजेदार लग रही थी और कंबल के अंदर से आने वाली उन हल्की आवाजों ने किन्मो का मूड एकदम झकास बना दिया था। तभी सिया बिंगयाओ ने अपना छोटा सा सिर कंबल से बाहर निकाला। उसका चेहरा एकदम टमाटर जैसा लाल हो रखा था। अब पता नहीं वो अंदर दम घुटने की वजह से था या फिर कोई और ही बात थी। उसने मासूमियत से पूछा कि मालिक आप कहाँ जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगी। किन्मो ने उसे एक बार देखा और बोला मैं शहर के बाहर वाले विला पर जा रहा हूँ, क्या तुम वाकई वहां जाना चाहती हो। अब देखो भाई, ये बाहर वाला विला सुनने में तो बड़ा आलीशान लगता है पर असल में ये कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। हमारा किन्मो कोई दूध का धुला इंसान नहीं है। उसने जिस तरह से बिजली की रफ्तार से अपने खानदान की गद्दी संभाली और उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उसके पीछे काफी गंदा और खूनी खेल रहा है। पैसा कमाने का रास्ता हमेशा साफ नहीं होता और किन्मो के लेवल पर तो ये कुछ ज्यादा ही डार्क था। ये विला दरअसल उन काले कारनामों को ठिकाने लगाने की जगह थी जिसके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। किन्मो को थोड़ा डर था कि सिया बिंगयाओ अभी अभी ठीक हुई है और वहां का खतरनाक माहौल देखकर शायद उसकी हालत खराब हो जाए। पर भाई, इस लड़की का इरादा तो लोहे जैसा मजबूत निकला। उसने साफ कह दिया कि मालिक, मेरा फर्ज आपकी देखभाल करना है और आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगी। जब लड़की ने इतनी जिद कर ही ली तो किन्मो ने भी उसे नहीं रोका और बोला कि ठीक है, कपड़े पहनो और मेरे साथ चलो। इसके ठीक आधे घंटे बाद लोंग झांतियान यूलोंग मैनर के गेट पर टशन में खड़ा है। तभी वही किन्मो और हमारी शिया बिंगयाओ कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं। शिया को अचानक वापस देखकर झांतियान के तो तोते उड़ गए, क्योंकि उसे कानो कान खबर नहीं थी। पर फिर सिया के नखरे करके उसने सोचा चलो ठीक है। अब इनकी गाड़ी शहर की सड़कों पर ऐसे सांप की तरह लहर रही है जैसे ड्राइवर ने अभी अभी जीटीए खेला हो। शहर से कोसों दूर एक ऐसी बंजर जगह पर ये लोग पहुंचते हैं जहां नेटवर्क भी साथ छोड़ दे। 10-15 मिनट के बाद एक पुराना सा टूटा फूटा अहाता नजर आता है। बाहर से देखने में ये किसी भूतिया फिल्म का पुराना घर लगता है, पर असली जादू तो इसके अंदर छिपा है। झांतियान सबको उस खस्ताहाल झोपड़ी के अंदर ले जाता है और एक पुरानी अलमारी को किनारे हटाता है। लो भाई, अलमारी के पीछे एक हाई टेक लिफ्ट का दरवाजा छिपा था, बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म की तरह। झांतियान अपना कार्ड स्वाइप करता है और लिफ्ट के खुलते ही सब उसमें ठुस जाते हैं। लिफ्ट सीधा पाताल लोक की तरफ भागती है और पूरे 300 मीटर नीचे जाकर रुकती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने एक डरावनी और धुंधली सुरंग नजर आती है। लोहे की सलाखों वाली जेल और चारों तरफ से आती वो भयानक चीखें। भाई साहब, माहौल ऐसा था जैसे किसी ने नरक का गेट खोल दिया हो। हमारी सिया बिंगयाओ को तो यहाँ की हर चीज बड़ी अजीब और अनोखी लग रही थी। आखिर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक मामूली से पुराने खटारा फार्म हाउस के नीचे इतना बड़ा तामझाम बना रखा होगा। अपना चिन्मो तो एसिड रन में चल रहा था, जैसे इन चीखों और मदद की पुकारों से कोई मतलब ही ना हो। वो सीधा गलियारे के आखिर की तरफ बढ़ता रहा। चलते चलते अचानक उसने सिया से पूछ लिया कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। चिया ने जब इधर उधर नजरें घुमाई तो उसे सलाखों के पीछे सिसकते हुए वो लोग दिखे जिनकी हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। बेचारे इंसानों को इस कदर टॉर्चर किया गया था कि अब तो पहचानना भी मुश्किल था कि ये इंसान है या कीमा। खून से लथपथ चेहरे और फटे हुए कपड़े, उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मौत का खौफ नाच रहा था। सच कहूं तो ये जगह किसी असली नरक जैसी थी जिसे देखकर नॉर्मल बंदा तो वही ढेर हो जाए। लेकिन अपनी सिया मैडम का सिस्टम तो कुछ और ही था। इस खौफनाक मंजर को देखकर भी उनके दिल की धड़कन तक नहीं बढ़ी। उन्हें तो ये सब किसी ऐसी बोरिंग फिल्म जैसा लग रहा था जिसमें उनको रत्ती भर भी इंटरेस्ट ना हो। सिया ने बड़ी मासूमियत से अपना सर हिलाया और बड़े प्यार से कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। चिन्मो ने बड़े प्यार से उसे सहलाते हुए। जब इस बंदी की आंखों की बत्ती गुल हुई थी ना, तभी इसने दुनिया के असली रंग और लोगों का घटियापन देख लिया था। ये सब छोटी मोटी चीजें अब उसे नहीं डराने वाली। यहाँ बोलते बोलते वो थोड़ा रुकी और अपनी नजरें चारों ओर घुमाई। उसके चेहरे के भाव अब पूरी तरह बदल चुके थे और वहाँ सिर्फ नफरत और ठंडी बेरुखी साफ दिख रही थी। वो बड़े ठंडे लहजे में बोली कि ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं ना,
ये सब मेरे मास्टर के दुश्मन है और जो भी मेरे मास्टर के रास्ते में अड़ंगा डालेगा उसे तो मरना ही होगा। अब हमारा चिन्मो अपनी इस छोटी सी डार्लिंग को घूर रहा था क्योंकि उसे सिया बिंगियाओ का ये रूप थोड़ा अनजान और अजीब सा लगा। मतलब वैसे तो ये उसके सामने हमेशा ऐसी बनती है जैसे इसे दुनिया की चालाकियों का पता ही नहीं और एकदम मासूम सी बच्ची हो। लेकिन भाई भूलना मत कि इसके पास वो खतरनाक वाला पास्ट है, अपनों का धोखा झेलना और घर से लात मार के निकाले जाने के बाद ये सड़कों पर उस कड़कड़ाती ठंड में लगभग जमकर कुल्फी बनने वाली थी। तो इतनी नफरत और जहर झेलने के बाद कोई मासूम कैसे रह सकता है यार। सच तो ये है कि उसका दिमाग और दिल पहले ही पूरी तरह से सटक चुका है। बस ये चिन्मो ही उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद और रोशनी है और उसे छोड़कर बाकी पूरी दुनिया भाड़ में जाए इसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। और जैसा कि उसने खुद कहा, चिन्मो का हर दुश्मन इसकी नजर में बस एक लाश है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं ना बॉस, तो ये बंदी एकदम पक्की वाली यानडेरे है। मतलब प्यार में पागल और थोड़ी सी साइको। चिन्मो ने प्यार से लड़की के लंबे लो को सहलाया और उसे लेकर उस रास्ते के एकदम गहराई वाले हिस्से की तरफ बढ़ गया और जल्दी ही वो दोनों एक बिल्कुल बंद कमरे के सामने जा पहुंचे। कमरे के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था और सामने वाली दीवार पर किसी को जंजीरों से ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे वो कोई बहुत बड़ा खजाना हो। उसके हाथ पैर लोहे की भारी जंजीरों में कैद थे और सिर नीचे की तरफ लटका हुआ था। काले बाल चेहरे के सामने बिखरे हुए थे और चेहरे से बहता हुआ गाढ़ा खून नीचे जमीन पर बने लाल खून के तालाब में टपक रहा था। हमारे विलेन चचा यानी किन्मो ने बड़े प्यार से पूछा कि क्या यह सो गई है, फिर बोले कि रुको मैं अभी इसकी नींद हराम करता हूँ। लोंग झांतियान के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आई। उसने जमीन पर रखी पानी की बाल्टी उठाई और सीधा उसके मुंह पर दे मारी। छपाक। उस बर्फीले ठंडे पानी ने अधमरी हालत में पड़ी लिन यूचिंग को झटके से होश में ला दिया। वह तड़प कर उठी और उसने एक लंबी सांस ली। उसे अपनी पूरी बॉडी में ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया हो। उसके पूरे शरीर पर भयानक जख्मों का मेला लगा था और उसकी वे खूबसूरत शक्ल जिस पर उसे कभी बड़ा घमंड था अब उसे पूरी तरह काट पीट कर बिगाड़ दिया गया था। कल रात जो इसके साथ टॉर्चर वाला गंदा खेल खेला गया था वो बर्दाश्त के बाहर था। बेचारी दर्द के मारे बेहोश हुई थी, पर अब दोबारा होश में आते ही उसकी आंखें फिर से ऊपर चढ़ने लगी। यह नजारा देखकर किन्मो ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सोचने लगा कि कहीं ये लड़की इतनी जल्दी टपक तो नहीं जाएगी। इस बात पर लोंग झांतियान ने धीरे से चिन्मो के कान में फुसफुसाते हुए कहा, छोटे मालिक आप फिक्र मत करो, मैंने अपने हाथों से इसका इलाज किया है। शरीर बस 40 के करीब कट लगाए हैं। मैंने सारे नाजुक अंगों को बचा लिया है, पर दर्द की ऐसी नसें छेड़ी हैं कि ये तड़प तड़प कर पागल हो जाएगी। चिन्मो की तो बांछें खिल गई। वो हंसते हुए मजे लेने लगा। क्या बात है, मतलब अगर डॉक्टर भी चेक करे तो इसे सिर्फ मामूली खरोच ही बताएगा। मानना पड़ेगा हमारे इस ड्रैगन किंग को, बंदा डॉक्टरी में भी उस्ताद है और चाकू चलाने में तो भाई साहब कतई प्रो प्लेयर है। क्या टैलेंटेड आइटम है ये। तभी पास ही से लिन यूचिंग के खांसने की कमजोर आवाज आई। दर्द की पहली लहर झेलने के बाद जैसे ही उसकी धुंधली नजर सामने खड़े लोगों पर पड़ी तो उसकी हालत खराब हो गई। वो हकलाते हुए चिल्लाई, मो भैया। अध्याय 21। सिर्फ गलती मान लेने से काम नहीं चलता मेरी जान। वो पागलों की तरह जंजीरों में छटपटाने लगी। उसके हाथ पैरों में बंधी लोहे की बेड़ियां ऐसे शोर मचा रही थी जैसे किसी पुरानी फिल्म का भूत आ गया हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि चिन्मो उसे बचाने आ गया है। उसके लिए तो ये कमीना विलेन इस वक्त अंधेरे में उम्मीद की एक आखिरी किरण बनकर आया था जिसे उसके अपने सगे भाई लिन युवई और उस फुकरे हीरोफू यूजे ने मिलकर धोखा दिया था और उसे मरने के लिए फेंक दिया गया था। इस नर्क जैसी जगह में कदम रखते ही उसके साथ वो सब हुआ जो सेंसर बोर्ड कभी पास नहीं करेगा। उस नकाबपोश विलेन को देखो, साला पूरा साइको है। एक छोटी सी चाकू लेकर वो हमारे हीरो की खाल ऐसे छिल रहा था जैसे कोई संडे को आलू छिल रहा हो। एक घाव, फिर दूसरा घाव और सीधा नसों पर वार। भाई साहब, ये दर्द ऐसा था कि रूह कांप जाए। इसे कहते हैं तड़पा तड़पा के मारना। मानसिक और शारीरिक टॉर्चर के बीच उसे लगा कि इससे अच्छा तो यमराज खुद ही उसे लेने आ जाए। लेकिन इस नर्क में मौत भी अपनी मर्जी से नहीं मिलती। हाँ भाई, वो खुदकुशी तक नहीं कर पाया। यार ये टीवी सीरियलों ने हमें कितना चूना लगाया है ना। वो दिखाते ना कि जीप काट लो और कहानी खत्म। भाई असलियत में ये बिल्कुल नामुमकिन है। उसने सोचा शायद ज्यादा खून बहने से छुट्टी मिल जाएगी, पर यहाँ के पागल लोग तो और भी बड़े खिलाड़ी निकले। उन्होंने बाकायदा डॉक्टर बुला रखे थे जो एक तरफ से खाल काटते और दूसरी तरफ से खून रोक देते ताकि भाई मर ना जाए। बेचारा किसी लैब के सफेद चूहे की तरह बस इस बेहिसाब दर्द को झेल रहा था जहाँ उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। उसे लगा कि अब उसका दिल और दिमाग दोनों हार मान चुके हैं, पर तभी उसकी नजर पड़ी चिन्मो पर।